CH61 मिसअंडरस्टैंडिंग। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक के साथ कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। तीनों इस वक्त काफी सीरियस लग रहे थे। सुहानी ने अभी अभी उन दोनों को मी सक्सेना के बारे में वो सब बताया था जो कल उसे जीतू काका से पता चला था। सारी बातें सुनकर निशा हैरानी से साथ कहती है, ये सब पता करने में युवराज सर ने तेरी मदद की। सुहानी हमें अपना सर हिला देती है। विवेक को भी इस बात से बड़ी हैरानी होती है। निशा सुहानी को छेड़ते हुए कहती है, वैसे युवराज सर तेरी कुछ ज्यादा ही मदद नहीं कर रहे हैं। विवेक भी सुहानी को छेड़ते हुए मुस्कुराने लगता है। सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, क्या निशा, तू भी ना कुछ भी बोलती है। निशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ मैडम, आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप युवराज सर को कितना पसंद करती है। क्यों विवेक? निशा विवेक की तरफ देखती है। विवेक भी निशा की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं ना, कोई भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। विवेक की बात सुनकर सुहानी फौरन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। युवराज सर मुझे लाइक नहीं करते। मतलब तू करती है? निशा अगले ही पल सुहानी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। निशा सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यार सुहानी, हम तो तेरे दोस्त हैं ना, कम से कम हमें तो सच बता दे, तू युवराज सर को पसंद करती है ना। निशा की बात सुनकर सुहानी अपनी नजरें झुकाकर कहती है, हम। ये सुनते ही निशा और विवेक खुश होकर सुहानी को देखने लगते हैं। निशा एक्साइटेड होकर कहती है, तूने युवराज सर से कहा कि तू उन्हें पसंद करती है। सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए फिर से कहती है, हम। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक खुशी और हैरानी से एक साथ कहते हैं, क्या? विवेक सुहानी से कहता है, मतलब तुमने युवराज सर को प्रपोज कर दिया? लेकिन कब? निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, तुम 2 मिनट चुप रहोगे? फिर निशा सुहानी को देखते हुए कहती है, तो युवराज सर ने क्या कहा? सुहानी अपनी नजरें उठाती है और डिसअपॉइंटेड होकर कहती है, युवराज सर ने मना कर दिया। ये सुनकर निशा और विवेक हैरानी से एक साथ कहते हैं, क्या? युवराज सर ने तुझे मना कर दिया? सुहानी बिना कुछ कहे हाँ में सर हिला देती है। ये जानकर निशा और विवेक उदास हो जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं कहते। इधर युवराज अपने कॉलेज के ऑफिस में था। वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ सर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और वो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ राघव चल रहा था। युवराज उस रात के बारे में सोच रहा था जिस रात उसने राघव को पहली बार देखा था। युवराज के मन में राघव को लेकर कई सवाल थे। वो अपनी कलाई के निशान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो आदमी मुझे इस हद तक हट कैसे कर सकता है। आखिर कौन है वो? युवराज अपने इसी सोच में डूबा था, तभी कोई उसके ऑफिस डोर पर कोई नॉक करता है। उस आवाज को सुनकर युवराज का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर चेयर पर स्ट्रेट बैठ जाता है। युवराज अपनी सीरियस टोन में कहता है, कम इन। युवराज के ऐसा कहते ही एक आदमी उसके ऑफिस के अंदर आता है। उस आदमी ने फॉर्मल पहना हुआ था। अंदर आते ही वो आदमी युवराज से कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे मिलने के लिए कंपनी के ऑफिस गया था तो मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। युवराज कहता है, हम। ये कहकर युवराज सामने चेयर की तरफ इशारा कर देता है। वो आदमी डेस्क के दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल बाहर निकालता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद वो आदमी मोबाइल स्क्रीन युवराज की तरफ करते हुए कहता है, सर, यही है मी सक्सेना का बॉडीगार्ड राघव सूर्यवंशी। युवराज मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मोबाइल से राघव की तस्वीर देखने लगता है। उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे युवराज ने सुहानी के कमरे की खिड़की के पास देखा था। जो तस्वीर युवराज देख रहा था वो उसकी जवानी की तस्वीर थी। युवराज अब पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी राघव ही है। तस्वीर देखकर युवराज मोबाइल उस आदमी को वापस करते हुए कहता है, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में तुम्हें और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? उसकी फैमिली या और कुछ? वो आदमी कहता है, सर, राघव की कोई फैमिली नहीं थी, वो एक अनाथ था। मी सक्सेना के फादर ने उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। मी सक्सेना की फैमिली ही उसकी फैमिली थी और वो मी सक्सेना का बॉडीगार्ड था। जिस रात मी सक्सेना और उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था उसी रात से राघव भी लापता है। युवराज ये सुनकर शांत हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, मी सक्सेना की मौत के बाद क्या उनका कोई बैंक अकाउंट अब तक एक्टिव है? वो आदमी कहता है, सॉरी सर, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बता दूंगा। युवराज कहता है, हम और हाँ, इस राघव सूर्यवंशी के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता करो कि क्या वो अभी तक जिंदा है और अगर जिंदा है तो कहाँ है। युवराज की बात पूरी होते ही वो आदमी खड़ा होकर कहता है, यस सर, हैव अ नाइस डे। ये कहते हुए वो आदमी युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। उस आदमी के बाहर जाते ही युवराज कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा का लाइव फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि सुहानी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी है। उसे देखकर युवराज को कल की बात याद आ जाती है जब उसने कार में सुहानी को हक कर लिया था। उस वक्त के बारे में सोचते हुए युवराज के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मॉनिटर में सुहानी को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी सच्चाई जानते हुए भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मॉम डैड की मौत के पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, तभी क्या तुम मुझसे प्यार करोगी?
कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता है, काश डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास कभी लेकर ही नहीं गए होते, तो आज मुझ पर इतनी मौतों का बोझ नहीं होता। युवराज अपने मॉनिटर को देखते हुए खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर फिर से कोई नॉक करता है। इस बार युवराज के कम इन कहने से पहले ही दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। युवराज देखता है कि उसके सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा है, जो युवराज को देखकर स्माइल कर रहा है। उसकी हाइट युवराज के जितनी ही थी। उसका रंग हल्का सांवला था, लेकिन वो काफी गुड लुकिंग था। उस लड़के ने मैरून शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। उसे देखते ही युवराज के सीरियस चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपनी चेयर से उठकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है। वो लड़का तेजी से युवराज के पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। युवराज भी उसे हक करता है, लेकिन थोड़ा फॉर्मली। युवराज उस लड़के से अलग होकर कहता है, अक्षय, तू यहाँ। वो लड़का युवराज के बचपन का दोस्त अक्षय था। अक्षय एक्साइटेड होकर युवराज से कहता है, हाँ मैं यहाँ। तेरे पास तो मुझे एक कॉल करने का भी टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाता हूँ। युवराज आगे कहता है, लेकिन तू तो बेंगलोर में था ना, तो यहाँ कैसे? अक्षय कहता है, अरे यार, मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ। जैसे ही शिमला पहुंचा अपना सामान घर में रखकर सीधा तुझसे मिलने आ गया। और तू अपनी शक्ल देख, तेरे चेहरे पर मेरे आने की खुशी ही दिखाई नहीं दे रही। खड़ूस कहीं का। युवराज थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। युवराज की बात सुनकर अक्षय कहता है, तो ठीक है, मैं पूरा एक हफ्ता तेरे साथ ही रहूंगा, तुझे एक मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। युवराज कहता है, ठीक है, मत छोड़ना, चल बैठ यहाँ। ये कहकर युवराज ऑफिस की चेयर पर बैठ जाता है। अक्षय भी युवराज के पास आकर बैठ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बचपन से युवराज का सिर्फ एक ही दोस्त था और वो अक्षय था। अक्षय युवराज के बारे में सब कुछ जानता था, सिवाय उसके श्राप के। अक्षय युवराज को छेड़ते हुए कहता है, और भाई, कोई लड़की पसंद आई या अभी तक सिंगल है? अक्षय के सवाल से युवराज को सुहानी की याद आ जाती है। वो अक्षय से अपनी नजरें फेर कर कहता है, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अक्षय को युवराज की आंखें देखकर उस पर शक होने लगता है। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? अक्षय की बात सुनकर युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है और 2-3 कदम चलते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। युवराज को नाराज होता देख अक्षय उसके पास जाता है और मस्ती करते हुए उसे साइड से अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। अक्षय युवराज को हक किए हुए कहता है, अरे, मेरे रहते तुझे किसी लड़की की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कहकर अक्षय युवराज के गाल पर एक किस कर देता है। युवराज समझ जाता है कि अक्षय ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। वो अक्षय को खुद से दूर करते हुए कहता है, अब दूर हट मुझसे। अक्षय युवराज को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, पूरे 1 साल बाद मिला हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अक्षय जानता था कि अब युवराज उसकी हरकतों से इरिटेट हो रहा है। वो जानबूझकर युवराज से और चिपक जाता है। युवराज अब थोड़े गुस्से में कहता है, तुझे समझ नहीं आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? अक्षय युवराज को साइड हक किए हुए उसके कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है, नहीं, मैं तुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। युवराज अक्षय को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने ई के दरवाजे पर जाती है। वो देखता है कि उसके ऑफिस का दरवाजा खुला है और वहां पर सुहानी, निशा और विवेक खड़े हैं। युवराज और अक्षय को इस हालत में देखकर उनकी आंखें और मुंह खुला रह जाती है। उन्हें देखकर युवराज भी शॉकड रह जाता है और अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अक्षय अभी भी मस्ती के मूड में था और वो युवराज को नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद अक्षय की नजर भी दरवाजे पर पड़ती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सामने खड़े लोग उन दोनों को गलत समझ रहे हैं। अक्षय उसी स्माइल के साथ सुहानी और उसके दोस्तों को वेव करते हुए कहता है, हे। सुहानी, निशा और विवेक अब भी युवराज और अक्षय को हैरानी से देख रहे हैं। विवेक और निशा उसी सदमे में अपना हाथ वेव करते हुए कहते हैं, हेलो। सुहानी तो इस वक्त हेलो कहने की भी हालत में नहीं थी। वो एक बार युवराज को तो एक बार अक्षय को देख रही थी। अब युवराज इस वक्त सुहानी के सामने काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। वो समझ रहा था कि सुहानी और उसके दोस्त युवराज और अक्षय के बारे में क्या सोच रहे हैं। निशा उन दोनों की तरफ उंगली करके हकलाते हुए कहती है, आप दोनों साथ में कब से? अक्षय को लगता है कि निशा उसकी और युवराज की दोस्ती की बात कर रही है। अक्षय स्माइल करते हुए कहता है, स्कूल टाइम से। अक्षय का जवाब सुनकर उन तीनों की हैरानी और बढ़ जाती है। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वो हड़बड़ी में सुहानी और उसके दोस्तों को देखते हुए कहता है, तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? निशा अपने हाथ में रखी एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर, मैं ये असाइनमेंट सबमिट करने आई थी। सॉरी हम लोगों ने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। हम बस जा रहे हैं। ये कहते ही निशा युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगती है। निशा के ठीक पीछे पीछे विवेक भी बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहानी अभी भी हैरान होकर युवराज को ही एकटक देख रही थी। युवराज इससे और भी एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। वो सुहानी से सब कुछ क्लियर तो करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे करे। जब निशा देखती है कि उसके ऑफिस से बाहर आ जाने के बाद भी सुहानी वहीं खड़ी है, तो वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे युवराज के ऑफिस से बाहर ले जाती है। युवराज ये सब होते देखकर परेशान होकर अपने चेयर पर बैठ जाता है।
इस सिचुएशन से अनजान अक्षय युवराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? अक्षय के इस सवाल पर युवराज उसे गुस्से से घूरने लगता है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक कैंटीन में बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों किसी सदमे में हैं। उनके मुंह से पिछले आधे घंटे से एक शब्द भी नहीं निकला था। निशा उस खामोशी को तोड़कर सुहानी से कहती है, तो क्या युवराज सर ने तुझे उसके लिए रिजेक्ट कर दिया? सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर निशा फिर से चुप हो जाती है और वही खामोशी उनके बीच फिर से छा जाती है। दूसरी तरफ भैरवनाथ अपनी गुफा के अंदर अपनी साधना में लगा था। साधना करते हुए उसे एहसास होता है कि कोई उसकी गुफा के अंदर आ रहा है। कुछ ही देर में एक इंसान गुफा के अंदर आकर भैरवनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। भैरवनाथ अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, समायरा, रक्षा की बेटी, आज मेरे पास आने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कहकर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। वो देखता है कि उसके सामने समायरा ही खड़ी थी। समायरा भैरवनाथ को एकटक देख रही थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों में गुस्सा था। समायरा बड़ी सख्ती से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। समायरा की बात सुनकर भैरवनाथ मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता चल गया हो कि समायरा किस काम के लिए उसकी मदद चाहती है। फिर भी भैरवनाथ समायरा से कहता है, मेरी मदद? लेकिन किस लिए? समायरा गुस्से में भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज को जान से मारने के लिए। CH62 हकीकत से सामना। भैरवनाथ समायरा से कहता है, मेरी मदद लेकिन किस लिए? समायरा भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज को जान से मारने के लिए। भैरवनाथ को समायरा से इसी जवाब की उम्मीद थी। वो व्यंग्यात्मक मुस्कान से समायरा को देखते हुए कहता है, तो शक्तियों का लालच तुम्हें भी यहाँ तक ले ही आया। भैरवनाथ की बात सुनकर समायरा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो भैरवनाथ से कहती है, बात सिर्फ शक्तियों की नहीं है, मुझे मेरी माँ की उस हालत का बदला भी चाहिए। भैरवनाथ युवराज का बचाव करते हुए कहता है, लेकिन युवराज ने तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो किया था उस साय ने किया था। समायरा भैरवनाथ से असहमत होकर कहती है, वो साया और युवराज अब अलग नहीं है। मुझे उस साय को हमेशा के लिए खत्म करना है और उसके लिए युवराज का मरना जरूरी है। भैरवनाथ कहता है, तुम उस साय को खत्म नहीं कर सकती और वो साया तुम्हें युवराज को मारने नहीं देगा। तुम यहाँ सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हो। समायरा कहती है, मैं उसे अकेले खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर ये जरूर कर सकते हैं। तुम कुछ वक्त उस साय को उलझा सकते हो और उतना वक्त काफी होगा युवराज को मारने के लिए। युवराज खत्म तो वो साया भी खत्म। मुझे उसकी शक्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को है। भैरवनाथ समायरा को बीच में ही टोकते हुए कहता है। समायरा अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मेरी माँ को वो शक्तियां मेरे लिए चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी है। अब तुम बताओ, क्या तुम युवराज को खत्म करने में मेरी मदद करोगे? नहीं, भैरवनाथ मजबूती से कहता है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर समायरा कहती है, क्यों बचाना चाहते हो उसे? भैरवनाथ कहता है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। समायरा गुस्से में हंसते हुए कहती है, तुम्हारा फर्ज? अपने फर्ज के लिए उसे बचाना चाहते हो या अंत में उसे मारने के लिए? भैरवनाथ सहजता से कहता है, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ, जो सिर्फ शक्तियों के लिए किसी की भी बलि दे दूं। भैरवनाथ का जवाब सुनकर समायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी भैरवनाथ की जान ले ले, लेकिन वो जानती थी कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती। समायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं उस साय से अपना बदला लेकर रहूंगी। इसके लिए मुझे युवराज की जान लेनी पड़े या किसी और की, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर समायरा वहां से चली जाती है। समायरा के जाने के बाद भैरवनाथ खुद से कहता है, बेवकूफ लड़की, इसे तो ये भी नहीं पता कि आज अगर ये जिंदा है तो सिर्फ उस साय की वजह से। ये कहकर भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद कर अपनी साधना में लग जाता है। इधर सुहानी डिनर करने के बाद अपने बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी निशा उसके पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बड़ी समझदारी से कहती है, सुहानी, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए युवराज सर से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? निशा सुहानी को हौसला देते हुए सीरियस होकर कहती है, हाँ सुहानी, तुझे तो आसानी से युवराज सर से बेहतर लड़का मिल जाएगा। हमें क्या पता था कि युवराज सर ऐसे होंगे, दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। अब पता चला कि आज तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। सुहानी निशा को घूरकर कहती है, निशा, तू कहना क्या चाहती है? निशा सुहानी को सुबह की इंसिडेंट याद दिलाते हुए कहती है, आज तूने युवराज सर के ऑफिस में देखा नहीं क्या, युवराज सर और वो लड़का? निशा की इस बात पर सुहानी को हंसी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी को इस तरह हंसते देख निशा और परेशान हो जाती है। वो सुहानी की फिक्र करते हुए कहती है, ओ गॉड, सुहानी तू ठीक है ना? शायद युवराज सर के धोखे की वजह से तुझे सदमा लग गया है। सुहानी शांत होकर कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। निशा कहती है, क्या मतलब? सुहानी कहती है, वो युवराज सर के कोई दोस्त होंगे, हम बस वहां गलत वक्त पर पहुंच गए थे। सुहानी की बात सुनकर निशा बेड से उठ जाती है और अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। वहां जो कुछ हुआ वो तूने देखा नहीं क्या? आज हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है।
और तूने नोटिस नहीं किया कि जब हम वहां पहुंचे तो युवराज सर का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इससे ज्यादा तुझे और क्या प्रूफ चाहिए? सुहानी मुस्कुराते हुए निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड में फिर से बैठा देती है और कहती है, निशा तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निशा फिर से बेड से उठ जाती है और कहती है, सुहानी तू युवराज सर के प्यार में अंधी हो गई है। सब कुछ सामने होते हुए भी तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर निशा गुस्से में अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। सुहानी फिर से अपने बेड पर पीछे की तरफ टिककर बैठ जाती है और कमरे में लगी फैन को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। निशा सुहानी को देखकर उस पर तरस खाते हुए कहती है, बेचारी सुहानी, लगता है आज युवराज सर को ऐसे देखकर उसे सदमा लगा है। ये कहकर निशा अपने बेड पर सो जाती है और कमरे की लाइट बंद कर देती है। सुहानी लाइट बंद होने पर भी बेड पर बैठे हुए अपने ख्यालों में खोई थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मी सक्सेना की स्टोरी चल रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन उसे मी सक्सेना और अपना एक्सीडेंट काफी सिमिलर लग रहा था। सुहानी अपने मन में कहती है, मी सक्सेना की बेटी शिवी की लाश नहीं मिली थी। मेरे सपने में जो इंसान मुझे दिखाई देते हैं वो भी शिवी शिवी ही आवाज लगाते हैं। मी सक्सेना और मेरा एक्सीडेंट एक ही साल में हुआ था तो क्या? यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है। आज रात सुहानी को फिर से वही सपना दिखता है। वो देखती है कि अंधेरी रात में एक कार काफी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक आदमी कार चला रहा था। सुहानी खुद को उसके पास वाली सीट पर बैठे पाती है लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी। सपने में इंसान अक्सर खुद का चेहरा नहीं देख पाता। सुहानी देखती है कि अचानक कोई उसे पकड़कर कार से बाहर कूद जाता है और वो कार खाई में गिर जाती है। सुहानी सपने में जोर से चीखती है, पापा। ये आवाज बार बार सुहानी के कानों में गूंजने लगती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो सच में जोर से पापा कहते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी अब बुरी तरह से डर गई थी। शिमला की इस ठंड में भी घबराहट की वजह से सुहानी के माथे पर पसीना आ रहा था। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता है। सुहानी की आवाज सुनकर निशा भी नींद से जाग जाती है। अगले ही पल वो सुहानी के पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू ठीक है? सुहानी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहती है, फिर से वही सपना। निशा समझ जाती है कि सुहानी ने क्या देखा है। वो साइड टेबल पर रख पानी की बोतल उठाती है और सुहानी को पानी पिलाकर फिर से उसे उसके बेड पर सुला देती है। निशा वापस अपने बेड पर बैठकर खुद से कहती है, आई होप सुहानी की मेमोरी जल्दी से वापस आ जाए और उसकी ये तकलीफें कुछ कम हो जाए। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज ग्राउंड से चलते हुए कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा और विवेक एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे लेकिन सुहानी आज भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी जिनके बारे में वो कल रात सोच रही थी। तभी युवराज की कार भी ग्राउंड से होते हुए पार्किंग के पास जाकर रुकती है। उस कार की एक तरफ से युवराज बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से अक्षय। उसे देखते ही निशा, सुहानी और विवेक रुक जाते हैं। कार से उतरकर अक्षय युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ डाल देता है। अक्षय के ऐसा करते ही युवराज उससे चिढ़ जाता है। युवराज उसे खुद से अलग करने ही वाला होता है तभी उसकी नजर सुहानी और उसके दोस्तों पर जाती है। युवराज देखता है कि सुहानी इस वक्त उसे ही देख रही थी और फिर से एम्बेरस हो जाता है। वो ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता है कि शायद सुहानी उसे कुछ और ही समझ रही है। इधर निशा अक्षय को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, देखा उस लड़के ने युवराज सर को कैसे पकड़ कर रखा है। मुझे तो लगता है कि उसी ने युवराज सर को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक एक साथ कहते हैं, निशा जस्ट शट अप। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। निशा भी उसके पीछे जाने को आगे बढ़ती है तो विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, वहां जाओगी तो पक्का कोई न कोई गड़बड़ कर दोगी। विवेक के रोकने पर निशा अपना मुंह बनाकर वहीं रुक जाती है। सुहानी बिना किसी एक्सप्रेशन के युवराज की तरफ बढ़ने लग रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख युवराज थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। सिर्फ सुहानी ही थी जो युवराज की धड़कनों को इस तरह से बढ़ा सकती थी। लेकिन युवराज की एक खासियत थी, वो अपनी फीलिंग कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। सुहानी युवराज के सामने आकर रुक जाती है। वो एक बार युवराज को देखती और फिर अपने नजरें इधर उधर घुमाने लगती। सुहानी थोड़ी परेशान और रेस्टलेस लग रही थी। युवराज उसे देखकर समझ जाता है कि सुहानी कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। अक्षय भी कंफ्यूज होकर सुहानी को ही देख रहा था। युवराज अपने एटीट्यूड में सुहानी से कहता है, कुछ कहना चाहती हो? सुहानी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अक्षय कहता है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? आई नो, युवराज थोड़ा खड़ूस दिखता है लेकिन मेरा दोस्त दिल का बहुत अच्छा है। युवराज अक्षय को घूरता है और फिर सुहानी से कहता है, कहो क्या बात है? सुहानी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे मी सक्सेना की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? युवराज सुहानी की बात सुनकर चौंक जाता है लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है कि सुहानी युवराज से मी सक्सेना की तस्वीर क्यों मांग रही है। युवराज नहीं चाहता था कि सुहानी इस वक्त मी सक्सेना की तस्वीर देखे। वो सुहानी की मेंटल कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता था। वो जानता था कि इस वक्त सुहानी का ज्यादा स्ट्रेस लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। युवराज सुहानी से कहता है, मेरे पास मी
सक्सेना की कोई तस्वीर नहीं है। सुहानी परेशान होकर कहती है, मुझे उनकी तस्वीर देखनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते थे। युवराज इस वक्त खामोश रहकर सुहानी के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अक्षय सुहानी और युवराज के बीच की बातें सुन रहा था। वो उनके बीच में आते हुए कहता है, क्या तुम दोनों में महेश सक्सेना की बात कर रहे हो? सुहानी अक्षय को देखते हुए हाँ में जवाब देती है। अक्षय हल्की हंसी के साथ कहता है, बस इतनी सी बात। महेश सेना की तस्वीर तो मेरे पास है। ये सुनते ही युवराज घूरकर अक्षय को देखने लगता है। वो परेशान होकर अपने मन में कहता है, कहीं ये सुहानी को सच में सक्सेना की तस्वीर ना दिखा दे। युवराज अक्षय से कहता है, तेरे पास सक्सेना की तस्वीर कहाँ से आ गई? अक्षय युवराज को जवाब देते हुए कहता है, सक्सेना मेरे आइडल थे। जब मैं छोटा था तब बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता था। तू तो जानता है ना कि मेरे डैड उनकी कंपनी में काम करते थे। एक दिन मैं मॉम डैड के साथ उनकी बेटी के बर्थडे पार्टी में गया था। मेरे घर में उस दिन की तस्वीर थी, जिसे मैंने अपने मोबाइल में ले लिया। उन्हें देखकर मुझे आज भी इंस्पिरेशन मिलती है। अक्षय की बात पूरी होते ही सुहानी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? अक्षय मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ये कहकर अक्षय अपना फोन निकालकर उसमें वो तस्वीर ढूंढने लगता है। युवराज अक्षय को वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए कहता है, अक्षय चल यहाँ से, मुझे एक जरूरी काम है। अक्षय युवराज की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन में वो तस्वीर ढूंढ लेता है। वो अपनी मोबाइल स्क्रीन सुहानी की तरफ करते हुए कहता है, ये है सक्सेना। अक्षय के सुहानी को तस्वीर दिखाते ही युवराज डिसअपॉइंटेड से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही सुहानी सक्सेना की तस्वीर देखती है, वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि सक्सेना वही आदमी है जिन्हें वो आज तक अपने सपनों में देखते आई है। वो तस्वीर देखते ही सुहानी का सर चकराने लगता है। अगले ही पल अक्षय अपनी मोबाइल स्क्रीन स्लाइड करके सुहानी को अगली तस्वीर दिखाता है, जिसमें शिविका सक्सेना के साथ अपना बर्थडे केक काट रही थी। उस तस्वीर को दिखाते हुए अक्षय कहता है, और ये तस्वीर है सक्सेना की बेटी शिविका की। अक्षय के ऐसा कहते ही युवराज दंग रह जाता है और तुरंत ही अक्षय से उसका मोबाइल छीन लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि युवराज अक्षय से वो मोबाइल ले पाता, सुहानी शिविका के बचपन की तस्वीर देख लेती है। उस तस्वीर को देखकर सुहानी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीर सुहानी के ही बचपन की तस्वीर थी। वो समझ जाती है कि जिस बात का शक उसे इतने दिनों से था, वो आखिर सच निकली। उसे पता चल जाता है कि सक्सेना की बेटी शिविका वही है। वो तस्वीर देखते ही सुहानी के मन में हजारों सवाल आने लगते हैं और उसका दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगता है। इधर अक्षय से मोबाइल छीनते ही युवराज घबराकर सुहानी की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि उसने अक्षय से मोबाइल लेने में देर कर दी है। वो फिक्र भरी नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी का ब्रेन अचानक से इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। CH63 मिस्टर सक्सेना मेरे पापा। सुहानी का ब्रेन अचानक से इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होकर सुहानी गिरने लगती है तो युवराज आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सुहानी अब युवराज की बाहों में थी। युवराज ने एक हाथ से सुहानी को पकड़ा था और दूसरे हाथ से उसके गाल पर हल्की थपकी देकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। सुहानी के इस तरह बेहोश होने पर युवराज बहुत घबरा गया था। ये सब देखकर निशा और विवेक भी दौड़ते हुए सुहानी के पास आ जाते हैं। निशा भी सुहानी को आवाज देकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सुहानी को होश नहीं आता। अक्षय अभी भी वही खड़ा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अक्षय युवराज से कहता है, इसे अचानक से क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक यहाँ हमसे बात कर रही थी। अक्षय के ऐसा कहने पर युवराज उसे गुस्से से घूरकर देखने लगता है। विवेक युवराज से कहता है, युवराज सर, हमें सुहानी को अंदर लेकर जाना चाहिए। युवराज कहता है, नहीं, हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये कहकर युवराज अक्षय से कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। अक्षय बिना देरी किए युवराज की कार स्टार्ट करता है। युवराज निशा के साथ सुहानी को लेकर कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। विवेक कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और अक्षय कार को हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज पूरे रास्ते सुहानी का हाथ थामे हुए उसे जगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। निशा युवराज के इस फिक्र को देख पा रही थी। उसे युवराज के चेहरे पर सुहानी को खो देने का डर साफ दिखाई दे रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुहानी को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर अंदर सुहानी का चेकअप करने लगते हैं और बाकी के लोग हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। हॉस्पिटल रूम के बाहर निशा और विवेक चेयर पर बैठे थे। अक्षय उनके पास ही खड़ा था, लेकिन युवराज बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। युवराज को ऐसे देखकर विवेक निशा से कहता है, वहां देखो। उन्हें देखकर कोई भी बता देगा कि युवराज सर को सुहानी की कितनी फिक्र है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ने सुहानी को ना क्यों कहा। विवेक की बात सुनकर निशा अक्षय को तिरछी नजरों से देखते हुए कहती है, इसकी वजह से। निशा की जवाब सुनकर विवेक अपना सर पकड़ लेता है और आगे कुछ भी नहीं कहता। कुछ ही देर में डॉक्टर जोशी बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही सभी उनके पास जाकर सुहानी की कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर जोशी युवराज से कहते हैं, दीवान सुहानी को स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गया था, अब वो बिल्कुल ठीक है और
और क्या डॉक्टर, युवराज बौखलाहट के साथ कहता है। डॉक्टर जोशी आगे कहते हैं, सुहानी आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है, आप अंदर आ जाइए। सभी लोग उस वार्ड के अंदर चले जाते हैं। वहां सुहानी बेड पर लेटी हुई थी। रूम के अंदर जाते ही निशा सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर फिक्र के साथ कहती है, सुहानी तो ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? विवेक भी निशा के पीछे खड़ा था। बेड के दूसरी तरफ डॉक्टर जोशी और युवराज खड़े थे। युवराज नहीं चाहता था कि अक्षय सुहानी की बातें सुने, इसलिए उसने अक्षय को किसी काम का बहाना बनाकर हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया था। उन सभी के अंदर आते ही सुहानी बेड पर टिककर बैठ जाती है। सुहानी के चेहरे पर डर, परेशानी, घबराहट सब एक एक साथ दिख रहा था। सुहानी निशा को देखकर कहती है, मी सक्सेना ही मेरे पापा हैं क्या? विवेक हैरानी से कहता है। सुहानी की बात सुनकर निशा और युवराज शांत रहते हैं। युवराज ये बात पहले से जानता था और निशा को भी इस बात का अंदाजा था। युवराज सुहानी के पास रखी चेयर पर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या था छोटे उम्हे कुछ याद आया? सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे हर रात सपने में जो इंसान दिखते हैं वो मी सक्सेना है, और आपके फ्रेंड ने मुझे मी सक्सेना की बेटी शिविका की जो तस्वीर दिखाई थी वो तस्वीर मेरी है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी क्या हुआ था उस रात? सुहानी कहती है, उस रात मैं पापा के साथ कार में थी और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। शायद कार के पीछे कोई बैठा हुआ था। पापा ने उससे कहा कि शिवी का ध्यान रखना और अगले ही पल वो मुझे पकड़कर कार से बाहर कूद गया। इसके बाद पापा कार के साथ उस खाई में। कहते कहते सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निशा सुहानी के पास जाकर उसे हक करते हुए सांत्वना देने लगती है। विवेक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। युवराज आगे कहता है, तुम लोग उस रात कहाँ जा रहे थे? सुहानी नम आंखों के साथ कहती है, मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि पापा कह रहे थे, शिविका हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें उसे बचाना होगा। इससे आगे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये कहते हुए सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। सुहानी को ऐसे रिएक्ट करते देख डॉक्टर जोशी बीच में आकर कहते हैं, इट्स ओके सुहानी, तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है, जल्द ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्ट्रेस फ्री रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुहानी हमें अपना सर हिला देती है। डॉक्टर जोशी युवराज को इशारा करके रूम से बाहर आ जाते हैं। युवराज भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। डॉक्टर जोशी युवराज से कहते हैं, मी दीवान सुहानी की मेमोरी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वापस आ रही है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे में उसका हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है, उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। युवराज डॉक्टर जोशी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर जोशी आगे कहते हैं, मैंने सुहानी की मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि वो सारी दवाएं टाइम पर ले और स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। स्ट्रेस सुहानी के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। युवराज हाँ में अपना सर हिलाकर डॉक्टर जोशी से कहता है, ओक डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा, थैंक यू। डॉक्टर जोशी वहां से चले जाते हैं। युवराज फिर से उस कमरे के अंदर जाता है। वहां सुहानी निशा और विवेक से कुछ बातें कर रही थी। युवराज सुहानी के पास आकर उन तीनों से कहता है, मुझे तुम तीनों से कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज के ये कहते ही वो तीनों उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगते हैं। युवराज आगे कहता है, हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा कि सुहानी ही मी सक्सेना की बेटी शिविका है। ये सुनकर निशा तुरंत कहती है, लेकिन क्यों सर, इसकी क्या जरूरत है? निशा की बात खत्म होते ही विवेक भी कहता है, हाँ सर, ये बात छुपाने की क्या जरूरत है? मी सक्सेना शिमला के सबसे अमीर इंसान थे। आज भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी शिमला में है और सुहानी उसकी इकलौती वारिस है। अपनी आइडेंटिटी रिवील करके सुहानी का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर हो जाएगा, लेकिन उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, युवराज कहता है। सुहानी उन तीनों की बातों को ध्यान से सुन रही है। ये सुनकर निशा मुंह बनाकर कहती है, जान खतरे में पड़ जाएगी मतलब? युवराज उन्हें समझाते हुए कहता है, ये बात तो क्लियर है कि मी सक्सेना को पता था कि कोई उन्हें और उनकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, और उसी से बचने के लिए वो शहर से बाहर जा रहे थे। अगर सच में उन्हें कोई मारना चाहता था तो सुहानी की आइडेंटिटी रिवील करते ही वो फिर से सुहानी को मारने की कोशिश करेगा। निशा और विवेक युवराज की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती है, आई थिंक युवराज सर ठीक कह रहे हैं, अभी ये बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। निशा और विवेक इस बात से सहमत होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। शाम को युवराज सुहानी, निशा और विवेक को ड्रॉप करने के लिए अपनी कार से हॉस्टल तक लेकर जाता है। सुहानी और निशा को गर्ल्स हॉस्टल छोड़ने करने के बाद युवराज विवेक को लेकर उसके हॉस्टल की तरफ बढ़ता है। इस वक्त युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर और विवेक फ्रंट सीट पर बैठा था। युवराज के साथ ऐसे कार में अकेले होने से विवेक थोड़ा नर्वस हो रहा था। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। ड्राइविंग करते हुए युवराज कुछ सोच रहा था। युवराज मन ही मन खुद से कहता है, किसी भी तरह से मुझे सुहानी को अपने घर लाना होगा। अब खतरा बढ़ता जा रहा है, वो साया अब कहीं भी शिकार कर सकता है। सुहानी को सेफ रखने के लिए मुझे हर वक्त उसे अपनी नजर के सामने रखना होगा। यही सब सोचकर युवराज विवेक से कहता है, विवेक मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। विवेक कंफ्यूज होकर युवराज को देखता है।
कार के अंदर युवराज और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में युवराज की कार हॉस्टल के सामने आकर रुक जाता है। विवेक कार से निकलते हुए कहता है, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। युवराज अपना सर हिला देता है। विवेक युवराज को थैंक्स बोलकर हॉस्टल के अंदर चला जाता है। रात के 3 बजे थे। पूरा शहर नींद की आगोश में समाया था। उस विशिंग वेल के पास भी बिल्कुल सन्नाटा था। इस अंधेरे में सेंट थॉमस हॉस्टल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। निशा और सुहानी के साथ साथ बाकी की लड़कियां भी सो रही थी। उस हॉस्टल के एक रूम में 2 लड़कियां रहती थी, लेकिन आज एक रूम ऐसा था जिसमें सिर्फ एक ही लड़की सो रही थी। रूम के अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़की से कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। वो लड़की गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि वहां औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आ रही है। वो आवाज सुनकर उस लड़की की नींद खुलती है, लेकिन अगले ही पल वो करवट बदलकर फिर से सो जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर से वही फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। इस बार वो आवाज कुछ जोर से सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर लड़की की नींद फिर से खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। वो लड़की उठकर बैठ जाती है और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो अपना मोबाइल पास में रखकर फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। खिड़की से कुछ रोशनी रूम के अंदर आ रही थी। उस लड़की की नजर जैसे ही अपने कमरे की छत पर पड़ती है, उसे बड़ी तेजी से एक साया वहां से गुजरता हुआ दिखता है। उस साए को देखते ही उस लड़की को विशिंग वेल के साए वाली बात याद आ जाती है। वो लड़की अब डर जाती है और ब्लैंकेट से खुद को सर से पांव तक ढक लेती है। वो डर से ब्लैंकेट के अंदर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि उसके पैर के पास कुछ हलचल हो रही है। नीचे कोई ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है। वो लड़की डरकर ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटा देती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे फिर से छत पर वो साया दिखता है। वो लड़की वापस से ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। वो इस वक्त डर से कांप रही थी। तभी एक ही झटके में उसका ब्लैंकेट उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। अब वो लड़की बहुत घबरा जाती है और बेड के एक कोने में खुद को समेटकर बैठ जाती है। उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर से हकलाते हुए कहती है, क कौन है यहाँ? सामने से कोई जवाब नहीं आता। तभी उस लड़की को अपनी खिड़की से काला धुआं अंदर आते हुए दिखता है। वो काला धुआं उसके सामने आकर धीरे धीरे एक बड़े से इंसान के आकार में बदलने लगता है। उसे देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि वो साया आदमी का है या किसी औरत का। वो साया धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो साया उस लड़की के एकदम पास पहुंच जाता है, वो हिम्मत करके अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजा खोल देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वो लड़की चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही वो रूम से बाहर जाती है, उसे फिर से वो साया अपने सामने दिखता है। वो भागते हुए अपने बगल वाले रूम के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अब डर से उस लड़की के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो देखती है कि धीरे धीरे वो साया उसके करीब आ रहा है। जैसे जैसे वो साया उस लड़की के करीब आ रहा था, वो और भी जोर से दरवाजे को खटखटाती है। जैसे ही वो साया उस लड़की के पास आकर उसे छूने वाला था, वैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल वो लड़की कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अगली सुबह सुहानी और निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। सुहानी देखती है कि निशा काफी देर से अपने बैग में कुछ ढूंढ रही है। जब उसे अपने बैग में कुछ नहीं मिलता तो वो अपने रूम से बाहर जाने लगती है। निशा को बाहर जाते देख सुहानी कहती है, निशा, तू कहाँ जा रही है? हमें कॉलेज के लिए निकलना है। निशा सुहानी की तरफ मुड़कर कहती है, यार, मेरा हिस्ट्री का नोट शायद रिया के पास है, उससे वो लेकर आती हूँ। ये कहकर निशा कमरे से बाहर चली जाती है। निशा के बाहर जाने के बाद सुहानी कॉलेज के लिए अपने बुक्स अरेंज करने लगती है। सुहानी अपना काम कर ही रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज निशा की थी। निशा की चीख सुनते ही सुहानी रिया के रूम की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर सुहानी देखती है, निशा किसी मूर्ति की तरह खड़ी है और आंखें फाड़कर अपने सामने देख रही है। निशा की आंखों में इस वक्त खौफ था। ये देखकर सुहानी उस रूम के अंदर जाती है। अंदर जाते ही सुहानी जो देखती है, उसे देखकर वो भी अवाक रह जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कमरे के अंदर 3 लड़कियों की लाश पड़ी थी। CH-64 युवराज का ऑफर। सुहानी जब उस रूम के पास जाती है तो देखती है कि निशा दरवाजे के पास किसी मूर्ति की तरह खड़ी है और आंखें फाड़कर सामने देख रही थी। ये देखकर सुहानी उस रूम के अंदर जाती है और उस तरफ देखती है जिस तरफ निशा की नजर थी। वहां का नजारा देखकर सुहानी अवाक रह जाती है। उस रूम के अंदर 3 लड़कियों की लाश पड़ी थी। रूम के अंदर का सीन देखकर डर से सुहानी की सांसें रुक जाती है। उस रूम का फ्लोर उन तीनों लड़कियों के खून से भरा था। वहां का सारा सामान, लड़कियों के बेड की बेडशीट और उनके बुक सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए थे। एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी, दूसरी की बेड पर और तीसरी लड़की की लाश आधी बेड पर थी और आधी जमीन की तरफ लटक रही थी। उन तीनों के बाल बिखरे और आंखें खुली हुई थी। उनकी आंखें बाहर आ गई थी और उनकी पूरी बॉडी सफेद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉडी का सारा खून फ्लो पर फैल गया हो। ये सीन देखकर सुहानी भी निशा की तरह फ्रीज हो जाती है। तभी 2 और लड़कियां और वार्डन कमरे के अंदर आती है और डर से वो सब भी चीख पड़ती है। उनकी चीख की आवाज से सुहानी अपने होश में आती है और खुद को संभालती है।
उन लाशों को देखकर वो लड़कियां और वार्डन भी अवाक रह गई थी। सुहानी उन सभी को रूम से बाहर लेकर जाती है। इतनी चीखें सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां भी वहां आ जाती है और उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। सुहानी उन सभी को कमरे के अंदर जाने से रोकती है और निशा को भी वहां से बाहर निकालकर उस कमरे को लॉक कर देती है। निशा अभी भी शॉक में थी। सुहानी उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठा देती है और फौरन युवराज को कॉल करके उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। सुहानी की बात सुनकर युवराज फौरन अपने घर से हॉस्टल के लिए निकल जाता है और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। इधर सुहानी निशा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पूरे हॉस्टल में इस समय मातम का माहौल था। तभी हॉस्टल के सामने ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज बेंज कार रुकती है। उस कार से ब्राइट ब्लैक साड़ी में पद्मिनी सिंघनिया बाहर निकलती है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सीधे हॉस्टल के अंदर चली जाती है। पद्मिनी को हॉस्टल में आते देख वार्डन उसके पास आकर उसे विश करती है। पद्मिनी की नजर वार्डन पर ना होकर उस कमरे की तरफ थी, जिस कमरे में उन 3 लड़कियों की लाश थी। सब कुछ पता होने के बावजूद पद्मिनी वार्डन से कहती है, कहाँ है वो रूम। वार्डन उस कमरे की तरफ इशारा करती है। वो कमरा रिसेप्शन से सीधे दिखाई दे रहा था। पद्मिनी उस तरफ बढ़ने लगती है। पद्मिनी को उस तरफ बढ़ता देख वार्डन उसके पीछे पीछे जाते हुए घबराहट के साथ कहती है, मैम प्लीज आप अभी वहां मत जाए, पुलिस ने वहां किसी को भी जाने से मना किया है। जैसे ही वार्डन अपनी बात पूरी करती है, पद्मिनी वहीं रुककर उसे गुस्से से घूरने लगती है। पद्मिनी को ऐसे घूरते देख वार्डन डरकर वहीं रुक जाती है और पद्मिनी उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उस कमरे का दरवाजा लॉक था। पद्मिनी अपना हाथ उस लॉक पर फेरती है और वो लॉक अपने आप खुल जाता है। पद्मिनी रूम के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर भी पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलता। वो शांत आंखों से उन लाशों की तरफ बढ़ती जाती है। पद्मिनी जमीन पर पड़ी हुई लाश के पास जाती है और घुटने के बल वहां बैठ जाती है। फ्लोर पर खून फैला हुआ था, जिससे पद्मिनी की साड़ी खून से भीग रही थी। पद्मिनी उस लड़की की लाश को गौर से देखने लगती है, तभी उसकी नजर उस लड़की की गर्दन पर जाती है। वो अपना हाथ उस लड़की के गर्दन पर पड़े उन नाखूनों के निशान पर ले जाती है। उस निशान को छूते ही पद्मिनी के हाथ की उंगलियों पर खून लग जाता है। पद्मिनी खून लगे हुए अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने लाकर देखने लगती है। उसे देखकर पद्मिनी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जात बड़ी ई है, लेकिन अगले ही पल पद्मिनी के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो अपने सामने देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। शायद उसे ये भी पता चल गया था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। पद्मिनी भी वहां से उठ जाती है और आराम से पीछे मुड़ती है। वहां युवराज खड़ा था। युवराज पद्मिनी को एकटक देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि पद्मिनी वहां क्या करने आई है। युवराज पद्मिनी से एक शब्द नहीं कहता, बस आंखों में गुस्सा लिए उसे देखता रहता है। पद्मिनी युवराज को देखकर उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे जैसे पद्मिनी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी उंगलियों, साड़ी और सैंडल पर लगा खून गायब होता जा रहा था। जब तक पद्मिनी कमरे के बाहर निकलती है, उसकी बॉडी और कपड़ों पर लगा सारा खून साफ हो गया होता है। युवराज बिना कुछ कहे ये सब देख रहा था। पद्मिनी हॉस्टल से बाहर आती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही पुलिस की कार हॉस्टल में पहुंच जाती है। पुलिस कार के रुकते ही अर्नब बाहर निकलता है और बड़ी तेजी से हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। उसके पीछे गोपाल और अर्नब की टीम भी हॉस्टल के अंदर जाती है। उस कमरे के पास पहुंचते ही अर्नब देखता है कि दरवाजे के पास युवराज खड़ा है और उसकी नजर कमरे के अंदर है। अर्नब गुस्से से युवराज से कहता है, युवराज आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नब की बात सुनकर युवराज की नजर उस पर जाती है। अपने नेचर से अलग इस बार युवराज अर्नब से कहता है, ओ आई एम सॉरी एएसपी सिंह, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। दरवाजा खुला था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मैंने यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है। युवराज की बात सुनकर अर्नब शांत होकर कहता है, इट्स ओके। अर्नब मुड़कर रूम के दूसरी तरफ देखता है। रूम के अंदर के नजारे को देखकर अर्नब दंग रह जाता है। इतना भयानक सीन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सामने सफेद पड़ी 3 लाशें, खून से भरा हुआ कमरा और उस लाशों की बाहर निकल आई आंखें, ये सब देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगता है। घबराहट से कुछ पल के लिए अर्नब के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। अर्नब को लड़खड़ाते देख युवराज उसे संभालते हुए कहता है, एएसपी सिंह आर यू ओके। अगले ही पल अर्नब संभलते हुए खुद को मजबूत करके कहता है, यस आई एम फाइन। अर्नब खौफ और हैरानी से उन लाशों को देखते हुए कहता है, इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है। युवराज अर्नब के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी गोपाल कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही जब वो अंदर का नजारा देखता है तो घबराहट से उसे उल्टी आने लगती है। वो फौरन कमरे से बाहर चला जाता है। गोपाल के जाते ही युवराज भी कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी अर्नब उससे कहता है, युवराज आपको क्या लगता है ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ये पता लगाना तो आपका काम है। अर्नब युवराज पर शक करते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इन मर्डर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। युवराज अर्नब की आंखों में देखकर कहता है, एएसपी सिंह जब तक आपने लॉजिक लगाकर इन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे तो इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अर्नब युवराज को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए।
युवराज कहता है, जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसे ही देखिए, आपको खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज हॉस्टल से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाता है। कार का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर कार की साइड मिरर पर जाती है। युवराज साइड मिरर में देखता है कि एक आदमी शॉल से अपना चेहरा ढककर हॉस्टल के बाहर भीड़ में खड़ा है। हालांकि उस आदमी ने शॉल से अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन युवराज उसकी आंखें देखकर ही समझ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं राघव है। राघव की नजर इस वक्त युवराज पर ही थी। राघव को ये बात नहीं पता थी कि युवराज ने उसे साइड मिरर से देख लिया है। युवराज राघव को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चाहता तो उसे वहीं पर पकड़ सकता था, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कार के अंदर बैठ जाता है और कार आगे बढ़ा देता है। कार ड्राइव करते हुए युवराज अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी को कॉल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, हेलो युवराज सर। युवराज कहता है, विवेक शाम 5 बजे निशा और सुहानी के साथ मुझे कैफे में मिलो। ये कहकर युवराज कॉल कर देता है। युवराज के जाते ही फॉरेंसिक टीम हॉस्टल में पहुंच जाती है और अर्नब बाकी के छानबीन में भी जेड हो जाता है। छानबीन के बाद अर्नब निशा और सुहानी का बयान लेने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उसे सिर्फ सुहानी का बयान मिलता है। निशा शॉक में थी और कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं थी। शाम के 5 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा बिल्कुल शांत बैठी थी। सुहानी और विवेक उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही है। निशा ने जो आज सुबह देखा था, उसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब थी। विवेक सुहानी से कहता है, मैंने सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। सुहानी उदास होकर कहती है, हाँ विवेक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा हॉस्टल सील कर रही है और कॉलेज मैनेजमेंट को भी लगता है कि अब वो हॉस्टल रहने के लिए सेफ नहीं है। तो जब तक वहां सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट नहीं हो जाता, हॉस्टल बंद रहेगा। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा की उदासी और भी बढ़ जाती है। विवेक अनजान बनते हुए आगे कहता है, तो फिर हॉस्टल की लड़कियां कहाँ जाएंगी? सुहानी कहती है, लड़कियां अपने लिए प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढकर वहां शिफ्ट हो रही है। कुछ लड़कियां अपने फ्रेंड्स के घर शिफ्ट हो चुकी है। कॉलेज मैनेजमेंट भी लड़कियों को प्राइवेट हॉस्टल और पीजी ढूंढने में हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट काफी लड़कियों को हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया गया है और कुछ लड़कियां उस साए के डर से अपने घर जा चुकी है। ये सुनकर विवेक सुहानी से कहता है, तो तुम लोगों को हॉस्टल मिल गया? निशा विवेक की इस बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, हमें ना कोई हॉस्टल मिला और ना ही कोई पीजी। हॉस्टल की सारी लड़कियों के रहने का इंतजाम हो चुका है सिवाय हमारे। निशा की बात सुनकर विवेक मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो आगे कहता है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट तो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है ना, तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? सुहानी शिकायत भरी आवाज में कहती है, नहीं यार, वो बस कह रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा परेशान होकर कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। 2 घंटे में हॉस्टल बंद कर दिया जाएगा और हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। लगता है आज रात हमें रोड पर ही सोना पड़ेगा। सुहानी और उसके दोस्त यही बातें कर रहे थे, तभी वहां युवराज पहुंच जाता है। युवराज किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और काम से आया है। युवराज के वहां आते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, अरे युवराज सर, यहाँ क्या कर रहे? विवेक ऐसे प्रीटेंड कर रहा था जैसे युवराज को वहां देखकर वो भी सरप्राइज्ड है। विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी भी युवराज की तरफ देखने लगते हैं। कॉल कट करने के बाद युवराज की नजर उन तीनों पर जाती है। उन्हें देखकर युवराज उनके पास आकर बैठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी और निशा का मुंह लटका हुआ था। उससे इसकी वजह भी अच्छे से पता थी, फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कभी युवराज ऐसे उनके पास आकर नहीं बैठता था। बैठना तो दूर, युवराज ऐसे कैफे में उन्हें देखकर उनको इग्नोर कर देता था। लेकिन आज युवराज का एटीट्यूड कुछ अलग ही था। युवराज की नजर निशा के उतरे हुए चेहरे पर जाती है। उसे देखकर वो कहता है, एनी प्रॉब्लम? युवराज का सवाल सुनकर निशा और सुहानी खामोश रहते हैं, लेकिन विवेक उसे सारी प्रॉब्लम्स बता देता है। विवेक के मुंह से निशा और सुहानी की प्रॉब्लम सुनकर युवराज कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा और सुहानी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। निशा युवराज से कहती है, युवराज सर, हम आपके घर में कैसे रह सकते हैं? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जब तक तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, सिर्फ तब तक तुम लोग मेरे घर में रह सकते हो। सुहानी कहती है, थैंक्स फॉर योर हेल्प सर, लेकिन हम आपके घर नहीं आ सकते। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन युवराज उसी टोन में कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। एक बार और सोच लो, अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ या फिर पढ़ाई छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। द चॉइस इज योर्स। ये कहते हुए युवराज वहां से उठकर जाने लगता है।
युवराज वहां से जाने के लिए बस कुछ ही कदम बढ़ा पाया था, तभी निशा उठकर उसे पीछे से आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। अगले ही पल निशा कहती है, हम आपके घर चलने के लिए तैयार हैं। CH65 राघव इन युवराज's हाउस। वहां से जाने के लिए युवराज ने बस कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था, तभी निशा उठकर पीछे से उसे आवाज देती है, युवराज सर। निशा की आवाज सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता। निशा आगे कहती है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अब युवराज की स्माइल थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ता है। निशा की बात सुनकर सुहानी भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो निशा की तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से कहती है, निशा, तू क्या बोल रही है? हम युवराज सर के घर में कैसे रह सकते हैं? निशा भी सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, देख सुहानी, इस वक्त युवराज सर के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सड़क पर रात बिताने से अच्छा हम युवराज सर के घर चले जाए। जैसे ही हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी, हम सर के घर से चले जाएंगे। सुहानी निशा की बात से इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि उसे भी पता था कि निशा अभी सही कह रही है। सच में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। युवराज उन दोनों को इस तरह से बात करते देख अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, तुम लोगों को जो भी डिसाइड करना है, जल्दी करो। मुझे और भी बहुत जरूरी काम है। विवेक युवराज को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि युवराज सर इतने अच्छे एक्टर है। खुद ही सुहानी और निशा को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निशा फुसफुसाते सुहानी से कहती है, प्लीज मान जा यार। अगर ये ऑप्शन भी हाथ से गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुझे वापस कश्मीर जाना पड़ेगा और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मेरे मॉम डैड मेरे स्टेप मॉम डैड के साथ अलग अलग देशों में रहते हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक भी अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी, फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। सुहानी युवराज को देखकर धीरे से कहती है, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर युवराज की आंखों में हल्की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वो आगे बढ़कर उन तीनों के पास जाता है और कहता है, ठीक है, तुम तीनों जाकर अपना सामान पैक कर लो। 1 घंटे में मैं तुम लोगों को पिक कर लूंगा। अब हैरान होने की बारी विवेक की थी। युवराज की बात सुनकर विवेक भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो युवराज से कहता है, सर, हम तीनों मतलब आपके घर में तो निशा और सुहानी शिफ्ट हो रही हैं ना, तो मैं क्यों अपना सामान पैक करूं? निशा और सुहानी भी युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। युवराज सहजता से कहता है, क्योंकि तुम भी मेरे घर शिफ्ट हो रहे हो। लेकिन क्यों? मेरा हॉस्टल तो बंद नहीं हो रहा, विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है। युवराज उसी अंदाज में कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों के किसी भी अनजान जगह में अकेले रहने दोगे, स्पेशली जब वो लड़की हो? युवराज के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी विवेक को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। विवेक युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो उनके प्लान का पार्ट नहीं था। युवराज ने उससे बस निशा और सुहानी को अपने घर शिफ्ट करने की बात कही थी। विवेक को खामोश देखकर युवराज कहता है, 1 घंटे में तैयार रहना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। ठीक 1 घंटे बाद निशा, सुहानी और विवेक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होकर युवराज का इंतजार कर रहे थे। सुहानी परेशान होकर कहती है, यार, मुझे ऐसे युवराज सर के घर जाकर रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। निशा भी कहती है, हाँ यार, ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इधर विवेक सदमे में अपना मुंह बनाकर खड़ा था। वो दुखी होकर अपने मन में कहता है, अब मैं क्या कहूँ? यहाँ तो मेरे साथ ही गेम हो गया। युवराज सर ने मुझे बताया ही नहीं था कि वो मुझे भी अपने घर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ ही देर में युवराज की कार गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है और वो तीनों अपना सामान रखकर कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार युवराज के घर की तरफ बढ़ जाती है। कार के वहां से जाते ही एक पेड़ के पीछे से राघव बाहर निकलता है। वो काफी देर से उस पेड़ के पीछे छुपकर सुहानी और उसके दोस्तों की बातें सुन रहा था। पेड़ से बाहर निकलकर वो गुस्से से युवराज की जाती हुई कार को देखने लगता है। कार देखते हुए राघव खुद से कहता है, युवराज दीवान, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम खुद शिवी को मौत के मुंह में लेकर जा रहे हो। कुछ ही देर में युवराज की कार दीवान विला पहुंच जाती है। सुहानी, निशा और विवेक जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं, युवराज के शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन तीनों ने इतना शानदार बंगला पहले कभी नहीं देखा था। उस बंगले को देखते हुए वो तीनों कुछ देर वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उनकी नजर बंगले से बिल्कुल भी नहीं हट पाती। उन तीनों को हैरान देखकर युवराज उनके पास जाता है और कहता है, अंदर चले। युवराज की आवाज सुनकर वो तीनों अपने होश में आते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। वो युवराज के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ जाते हैं। बंगले के अंदर आकर उनकी हैरानी और भी बढ़ जाती है। अंदर से वो बंगला और भी खूबसूरत दिख रहा था। उस बंगले के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में राउंड शेप में 2 सीढ़ियां थी जो फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी। फर्स्ट फ्लोर में कई सारे कमरे थे। युवराज का घर किसी 5 स्टार होटल जैसा था। बंगले के हॉल में आकर सुहानी और उसके दोस्त उसे देख ही रहे थे, तभी शुभ्रा वहां आ जाती है।
शुभ्रा उन सभी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि युवराज कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आता था। इससे पहले शुभ्रा कुछ कहती, युवराज उसके पास जाकर कहता है, मासी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ दिनों तक यही रहेंगे। युवराज के ऐसा कहते ही शुभ्रा हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नॉर्मल होकर सुहानी, निशा और विवेक को वेलकम करती है। युवराज एक सर्वेंट को उन सभी को उनके कमरे तक ले जाने के लिए कहता है। वो तीनों नौकर के पीछे पीछे अपने अपने कमरे तक चले जाते हैं। उन तीनों के वहां से जाते ही शुभ्रा फिर से सीरियस हो जाती है। वो युवराज से कहती है, युवराज, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हो? युवराज जवाब देता है, कल रात कॉलेज के हॉस्टल में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हॉस्टल सील कर दिया है। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। शुभ्रा परेशान होते हुए कहती है, बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि वो साया यहाँ कभी भी आ सकता है। ऐसे में यहाँ इन सबकी जान को खतरा है। युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर युवराज ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और शुभ्रा परेशान होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में आकर निशा और सुहानी की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उनका कमरा बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस था। सुहानी और निशा को एक ही कमरा मिला था, जो युवराज के कमरे से लगा हुआ था। विवेक भी पास वाले कमरे में था। निशा उस कमरे को देखते हुए कहती है, यार सुहानी, ये कितना औसम है ना। ये कहकर निशा सुहानी की तरफ मुड़ती है। सुहानी वहां कंफ्यूज होकर खड़ी थी। ये देखकर निशा भी थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तू परेशान लग रही है? सुहानी कहती है, निशा, तुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा है? निशा कुछ सोचकर कहती है, क्या अजीब लग रहा है? सुहानी कहती है, हमारा हॉस्टल सील किया गया। मैनेजमेंट ने सारी लड़कियों को रूम प्रोवाइड किया, सिवाय हमारे। और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसी वक्त युवराज सर हमारे पास आ गए। ये सब अजीब नहीं है? सुहानी की बात सुनकर निशा भी सोच में पड़ जाती है। वो अपना सर खुजाते हुए कहती है, हाँ यार, अपने स्ट्रेस में मेरा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कुछ देर रुककर निशा कहती है, तो तुझे क्या लगता है कि युवराज सर की वजह से मैनेजमेंट ने हमारी मदद नहीं की, जिससे युवराज सर हम तीनों को अपने घर ले आए? सुहानी भी कंफ्यूज होकर कहती है, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि युवराज सर ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सुहानी को देखने लगती है। सुहानी निशा का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो वहां से उठकर वॉशरूम तरफ जाते हुए कहती है, शुरू हो गया इसका। निशा भी सुहानी के पीछे जाते हुए कहती है, अरे सुहानी, सुन ना, मुझे सच में लगता है कि युवराज सर। निशा इतना ही कह पाई थी कि सुहानी वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। रात के 10 बजे थे। राघव अपने घर में मिरर के सामने खड़ा था और खुद को एकटक देख रहा था। उसकी की दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी और उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। वो मिरर के सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। खुद को देखते हुए राघव की आंखों में गुस्सा था। तभी वो अपने सामने की ड्रेसिंग टेबल से एक कैंची निकालता है और अपने लंबे बाल और दाढ़ी काटने लगता है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद वो शेव करना शुरू करता है। कुछ ही देर में राघव अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर लेता है। अब उसके बाल भी कटकर काफी छोटे हो गए थे। राघव अपनी आंखों से चश्मा निकालकर लेंस लगा लेता है। अब राघव पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके लुक्स में इतना चेंज आ गया था कि अब उसे पहचान पाना मुश्किल था। राघव मिरर में खुद को देखते हुए कहता है, मैं शिवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उस पर नजर रखने के लिए जो करना पड़ेगा, मैं वो करूंगा। इधर दीवान विला में बिल्कुल खामोशी छाई थी। निशा, सुहानी और विवेक डिनर करके अपने अपने रूम में सो गए हैं। बंगले के स्टाफ के सभी लोग भी अपना काम खत्म करके सो रहे थे। वहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड भयानक रात में भी युवराज के घर के गेट के पास जागते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे थे। युवराज ने अब घर से सिक्योरिटी काफी कम कर दी थी। वहां सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बचे थे। तभी एक आदमी बाउंड्री वॉल से कूदकर बंगले के अंदर आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राघव ही था। आज राघव की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिख रही थी। 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, लाइट ब्राउन आइज और क्लीन शेव। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास होगी। वो बड़ी फुर्ती से दीवार से कूदकर कैमरे से बचते हुए धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ता है। मेन गेट से कुछ दूर रुककर राघव अपने पैंट के पॉकेट से एक पत्थर निकालता है और गेट के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा पर निशाना लगा देता है। उसके एक बार से ही कैमरा टूट जाता है। कैमरा टूटने की आवाज जब गॉड को सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेकर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। इस वक्त राघव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे युवराज के घर के सारे कैमरे के बारे में अच्छे से पता है। सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वो धीरे से उस गॉड के पीछे पहुंचता है। अगले ही पल राघव गॉड को पीछे से पकड़कर उसके नाक और मुंह पर एक रुमाल रख देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो गॉड बेहोश हो जाता है। दूसरा गॉड बंगले के दूसरे हिस्से में था। उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उस गॉड के बेहोश होने पर राघव उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले जाता है। गेट के बाहर राघव की कार खड़ी थी। वो गॉड को कार के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद राघव उस कार से बाहर निकलता है। अब वो गॉड के यूनिफॉर्म में था। राघव ने उसी गॉड का यूनिफॉर्म पहन लिया था और गॉड को कार के अंदर लॉक कर दिया था। राघव गेट के अंदर आकर उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर खड़ा हो जाता है। उसने गॉड के कैप से अपना आधा चेहरा छुपा लिया था, जिससे उसे कोई पहचान ना सके।
कुछ घंटे तक राघव उसी तरह गेट के पास खड़ा रहता है। उसके बाद वो बंगले के चारों तरफ घूमते हुए बंगले को देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह वो कुछ ढूंढ रहा है। एक्चुअली राघव सुहानी का कमरा ढूंढ रहा था। सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर में था, इसलिए राघव उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बंगले को देखते हुए राघव के मन में ख्याल आता है कि वो पाइप से चढ़कर सुहानी के कमरे तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पर जगह जगह कैमरे लगे थे। राघव जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो पकड़ा जाएगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो वापस उस गेट के पास आकर एक गॉड की तरह खड़ा हो जाता है। इधर युवराज अपने रूम में बेड पर बैठा था। युवराज के सामने लैपटॉप था जिसमें वो सीसीटीवी की लाइव फुटेज देख रहा था। राघव को इतने स्मार्टली अपने घर में घुसते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम सुहानी का पीछा करते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। युवराज के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके घर में बहुत से कैमरे लगे थे जिसमें से कुछ दिखते थे और कुछ नहीं। हिडन कैमरे के बारे में सिर्फ युवराज जानता था। युवराज ने जानबूझकर अपने घर से सिक्योरिटी हटाई थी। वो जानता था कि राघव उसके घर जरूर आएगा और घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर देगा। युवराज ये सब सोच ही रहा था तभी उसका फोन बजता है। युवराज फोन उठाकर कहता है, हाँ रॉबिन। फोन से युवराज के सिक्योरिटी हेड रॉबिन की आवाज आती है, सर मैंने उस आदमी पर नजर रखा हुआ है, वो इस वक्त हमारे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म में है। आप कहें तो उसे अभी दबोच लूं। युवराज रॉबिन से कहता है, नहीं, अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं आया है। बस उस पर नजर रखो और देखो कि ये अपनी ड्यूटी के बाद कहाँ जाता है। कुछ देर रुककर युवराज आगे कहता है, और हाँ, थोड़ा ध्यान से, ये आदमी काफी चालक और बहुत डेंजरस है। CH-66 राघव से सामना। अगली सुबह निशा, सुहानी और विवेक तैयार होकर कॉलेज के लिए जा रहे थे। जब वो घर के लिविंग एरिया से होकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, अरे सुनो। ये आवाज सुनकर उन तीनों के कदम रुक जाते हैं और वो एक साथ पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि उनके सामने शुभ्रा खड़ी थी। शुभ्रा उनके पास आकर कहती है, इतनी सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो तीनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। फिर सुहानी धीरे से कहती है, आंटी, वो हम कॉलेज जा रहे हैं। शुभ्रा मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज और इतनी सुबह? अभी तो सुबह के 7 बजे है, इतनी जल्दी कॉलेज खुल जाता है क्या? ये सुनकर वो तीनों थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शुभ्रा उनकी बातों को नजरअंदाज करके बड़े प्यार से कहती है, खैर छोड़ो, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके जाना। निशा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, नहीं आंटी, हम कॉलेज में नाश्ता कर लेंगे। शुभ्रा अपना मुंह बनाकर कहती है, कॉलेज में? ये बातें चल ही रही थी तभी युवराज रनिंग करके घर आ जाता है। सभी की नजर युवराज पर जाती है। उसने इस वक्त हॉफ टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और उसके बिखरे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। हॉफ टी शर्ट पहनने की वजह से उसके हाथों के स्ट्रांग मसल्स साफ दिखाई दे रहे थे। युवराज अभी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। युवराज के वहां आते ही निशा और सुहानी के साथ साथ विवेक भी उसे देखता रह जाता है। इससे पहले उन लोगों ने युवराज को सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में देखा था। वो कैजुअल में भी इतना शानदार लगता है, उन्हें पता नहीं था। युवराज के पास आने पर सुहानी और उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनका चेहरा देखते ही युवराज समझ जाता है कि वो लोग घर में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। युवराज शुभ्रा की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है मासी, एनी प्रॉब्लम? शुभ्रा कहती है, नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस ये तीनों बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए जा रहे थे। मैंने नाश्ते के लिए पूछा तो कह रहे हैं कि कैंटीन में कर लेंगे। शुभ्रा की बात सुनकर युवराज उनकी तरफ देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट करके जाना। वो तीनों हमें अपना सर हिला देते हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते हैं। युवराज आगे कहता है, एक और बात जो मैं कल कहना भूल गया था। निशा कहती है, क्या सर? युवराज उन्हें देखते हुए कहता है, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट तुम लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। तो जब तक तुम तीनों यहाँ रहोगे तुम मुझे वही फीस पे करोगे जो हॉस्टल और मेस के लिए करते थे। युवराज के ऐसा कहते ही सुहानी, निशा और विवेक की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुश होकर युवराज को देखने लगते हैं। युवराज उन्हें इग्नोर करके शुभ्रा से कहता है, मासी मैं शॉवर लेकर आता हूँ, मुझे आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं जल्दी से नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। शुभ्रा के ऐसा कहने पर युवराज अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर सुहानी की तरफ देखता है। वो देखता है कि कुछ देर पहले जो परेशानी सुहानी और उनके दोस्तों के चेहरे पर थी, अब वो गायब हो चुकी है। युवराज समझ गया था कि वो तीनों ऐसे फ्री में युवराज के घर में रहकर खुश नहीं थे, इसलिए युवराज ने उनसे पैसे की बात की थी। उन्हें देखकर युवराज हल्का सा मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद युवराज रेडी होकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। वो देखता है कि सुहानी और उसके दोस्तों ने खाना शुरू कर दिया था। युवराज खामोशी से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है।
युवराज को देखकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि उन्होंने युवराज का वेट नहीं किया था। वो तीनों खाना छोड़कर युवराज को देखने लगते हैं। युवराज उनकी तरफ देखे बिना कहता है, इट्स ओके, तुम लोग लेट हो रहे हो। युवराज के कहने पर वो रिलैक्स होते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता खत्म करके वो सभी घर से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लिविंग एरिया में पहुंचते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि अक्षय घर के अंदर ही आ रहा था। इस बार अक्षय खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉली बैग थी। युवराज उसे ऐसे देखकर चौंक जाता है। जैसे ही अक्षय लिविंग एरिया में पहुंचता है, युवराज उससे कहता है, तूने तो कहा था कि तू एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया है, फिर तू आज वापस कैसे जा रहा है? अक्षय के वापस जाने की बात सुनकर निशा खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, चलो अच्छा हुआ, सुहानी के रास्ते का ये कांटा खुद ही यहाँ से जा रहा है। अक्षय युवराज की बात को काटते हुए कहता है, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा। तो ये बैग लेकर यहाँ क्या कर रहा है? युवराज सीरियस होकर कहता है। अक्षय मुस्कुराते हुए युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं यहाँ तेरे साथ रहने आया हूँ। अक्षय के ऐसा कहते ही युवराज सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी, निशा और विवेक हैरानी से एक बार अक्षय को तो एक बार युवराज को देख रहे थे। युवराज को फिर से टेंशन होने लगती है कि कहीं सुहानी उसे कुछ और ही ना समझ ले। अगले ही पल युवराज अक्षय का हाथ अपने कंधे से हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, तू यहाँ क्यों रहेगा? तेरे पास तेरा घर नहीं है क्या? अक्षय कहता है, मेरे पास घर है, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना है। मैं तेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा की आंखें छोटी हो जाती है। युवराज कहता है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। युवराज की बात सुनकर अक्षय पास खड़ी शुभ्रा के पास जाकर कहता है, देखा मासी, ये है इसकी दोस्ती। अपने स्टूडेंट्स को अपने घर में रख सकता है, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को नहीं रख सकता। युवराज रुडली कहता है, ये लोग यहाँ रहने के लिए रेंट दे रहे हैं, मैं भी रेंट दे दूंगा। अक्षय कहता है। युवराज कहता है, यहाँ रूम खाली नहीं है। अक्षय बड़े आराम से कहता है, ठीक है, तो मैं तेरे साथ तेरे रूम में रह लूंगा। अक्षय के ऐसा कहते ही निशा को खांसी आ जाती है। निशा को इस तरह से खांसते देख युवराज इरिटेट होकर कहता है, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है। युवराज की बात सुनकर अक्षय कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं इसके साथ रूम शेयर कर लूंगा। अक्षय ने उंगली विवेक की तरफ पॉइंट की थी। ये देखते ही निशा परेशान हो जाती है। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी अक्षय विवेक के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे साथ रूम शेयर करने में? अक्षय के सवाल पर विवेक बेबसी से निशा और सुहानी को देखने लगता है। वो ना चाहते हुए भी कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विवेक के ऐसा कहते ही अक्षय खुशी से उछल पड़ता है और निशा उदासी से विवेक को देखने लगती है। युवराज ये सब देखकर काफी इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अक्षय युवराज को घर से बाहर जाते देखता रहता है और उसकी फिक्र करते हुए कहता है, युवराज आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। युवराज के घर से जाने के बाद अक्षय विवेक के पास जाता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, चलो मुझे हमारा रूम दिखा दो। ये सुनकर निशा रुंधे गले से कहती है, हमारा रूम? सुहानी निशा के कंधे को थपथपाते हुए उसे सांत्वना देती है। विवेक अक्षय को लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। विवेक और अक्षय को जाते देख निशा सोच में पड़ जाती है। उसके आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। वो देखती है कि विवेक और अक्षय 3-पीस सूट पहने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है और वो एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। विवेक अक्षय के साथ चलकर निशा के पास आता है और उससे कहता है, सॉरी निशा, अब हम साथ नहीं रह सकते। निशा दुखी होकर कहती है, लेकिन क्यों? विवेक अक्षय की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। विवेक के ऐसा कहते ही निशा जोर से चीख पड़ती है, नहीं। यही सोचते हुए निशा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और वो सच में जोर से चीख पड़ती है। ये देखकर उसके पास खड़ी सुहानी निशा का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, निशा, क्या हुआ? निशा उदासी और घबराहट से विवेक के कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, यार सुहानी, इस अक्षय ने पहले तेरा प्यार तुझसे छीन लिया, अब वो मेरा प्यार भी मुझसे छीनना चाहता है। निशा की बात सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। रात के 8 बजे थे। राघव रोड पर अपनी कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो अपने घर के सामने कार रोक देता है। कार पार्क करके राघव अपने घर के अंदर आता है। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो लिविंग एरिया के पास आकर लाइट का स्विच ऑन करता है। लाइट जलते ही राघव की नजर अपने लिविंग एरिया पर रखे सोफे पर पड़ती है। सोफे पर युवराज बैठा था। युवराज को देखकर राघव ने वहां से भागने की कोशिश करता है। उसने भागने के लिए अपने कदम उठाए ही थे, तभी युवराज रिलैक्स टोन में कहता है, भागने की कोशिश मत करो, तुम भाग भी नहीं पाओगे। बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं और वो इतने ट्रेंड हैं कि तुम उनसे बचकर जा नहीं सकते। मी राघव सूर्यवंशी। युवराज के मुंह से अपना नाम सुनकर राघव दंग रह जाता है और वहीं रुक जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पता होगी। वो समझ जाता है कि युवराज ने उसके बारे में काफी कुछ पता कर लिया है। राघव इन्हीं सब सोच में डूब जाता है। उसे सोचते देख युवराज आगे कहता है, और हाँ, उस पत्थर को भी बाहर मत निकालना जिससे तुमने उस रात मुझे चोट पहुंचाई थी।
वो क्या है ना, सेम ट्रिक्स यूज करके तुम मुझे बार बार चोट नहीं पहुंचा सकते। राघव युवराज को घूरते हुए कहता है, तुम्हें मेरे घर में इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। युवराज सोफे से उठते हुए कहता है, और तुम्हें मेरे घर में मेरे सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर नहीं होना चाहिए। अब राघव की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज कल रात की सारी बातें जानता है। कुछ देर बाद राघव फेक स्माइल के साथ युवराज से कहता है, मतलब मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सही है। युवराज दीवान के आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन है। युवराज राघव के बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो आगे कहता है, मैं तुमसे काफी कुछ जानना चाहता हूँ। राघव जवाब देता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। युवराज कहता है, तू महे मुझे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि सुहानी मेरा मतलब शिविका सक्सेना मेरे पास है। और अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो। राघव युवराज को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तो क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? ये कहकर राघव हंसने लगता है। हंसते हुए वो आगे कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम चाहकर भी शिवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इस बात की धमकी मुझे मत देना। युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैं ये कहूं कि उसकी याददाश्त वापस आने लगी है तो। युवराज के ऐसा कहते ही राघव हैरानी से कहता है, क्या शिवी को सब कुछ याद आ गया? युवराज बड़े ध्यान से राघव का एक एक रिएक्शन नोटिस कर रहा था। वो कहता है, सब कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ रही है। मुझे ये भी पता है कि सुहानी ही वो लड़की है जो उस साय को खत्म कर सकती है। युवराज की बातें राघव की हैरानी को और भी बढ़ाती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें युवराज कैसे जान सकता है। युवराज आगे कहता है, हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, अगर हमने उससे पहले उस साय को नहीं रोका तो। ये कहते हुए युवराज चुप हो जाता है। तो क्या वो साया तुम्हें खत्म कर देगा? राघव कहता है। राघव का सवाल सुनकर युवराज अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि सिर्फ मुझसे जुड़कर उस साय को इतनी शक्तियां मिली है। अगर उसे मेरी आत्मा मिल जाती है तो उसकी शक्तियां कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। युवराज की बात सुनकर राघव शांत हो जाता है। उसे अच्छे से पता था कि युवराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ सोचते हुए वो युवराज से कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? युवराज राघव की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मी सक्सेना को रातों रात शहर से बाहर जाना पड़ा, और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? और सबसे जरूरी बात, क्यों सुहानी ही उस साय को खत्म कर सकती है? राघव कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं। युवराज कहता है, तो और किसे बताना चाहते हो? राघव कहता है, शिवी और उसके दोस्त विवेक को। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन विवेक को क्यों? राघव जवाब देता है, क्योंकि उसे भी ये जानने का हक है कि उसके माँ बाप की मौत क्यों और कैसे हुई थी। युवराज राघव की बात समझ नहीं पाता, फिर भी उससे कहता है, तो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वो तीनों इस वक्त वहीं हैं। राघव युवराज को मना करते हुए कहता है, मैं उस मनहूस घर में ये बातें नहीं करना चाहता जहां वो साया कभी भी आ सकता है। वो साया इस घर में नहीं आ सकता, तुम्हें उन तीनों यहां लेकर आना होगा। CH-67 वो अघोरी। राघव युवराज को मना करते हुए कहता है, मैं उस मनहूस घर में ये बातें नहीं करना चाहता जहां वो साया कभी भी आ सकता है। वो साया इस घर में नहीं आ सकता, तुम्हें उन तीनों को यहां लेकर आना होगा। युवराज अब उसके घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर वो रुक जाता है। युवराज बिना पीछे मुड़े राघव से कहता है, यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ट्रेंड है और मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैं नहीं भाग पाऊंगा। राघव युवराज की बात को पूरी करता है। युवराज आगे बढ़ने ही वाला था, तभी राघव कहता है, समायरा इसी शहर में है। युवराज कहता है, जानता हूँ। युवराज का न्यूट्रल रिस्पांस देखकर राघव आगे कहता है, इसका मतलब रक्षा भी यहाँ आएगी। युवराज उसी अंदाज में कहता है, ये भी जानता हूँ। युवराज को ऐसे बेफिक्र देखकर राघव हैरान हो जाता है और कहता है, हो सकता है तुम्हारे लिए और भी लोग यहाँ आएंगे, तुम अकेले उन सब का सामना नहीं कर पाओगे। युवराज राघव की तरफ देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ये तो वक्त बताएगा। ये कहकर युवराज राघव के घर से बाहर चला जाता है। राघव युवराज के इस एटीट्यूड को देखकर हैरान रह जाता है। राघव के घर से निकलकर युवराज अपने घर आ जाता है। लिविंग एरिया में पहुंचते उसकी नजर सुहानी को ढूंढने लगती है। ये देखकर शुभ्रा उसके पास आकर कहती है, युवराज तुम कुछ ढूंढ रहे हो? युवराज शुभ्रा से कहता है, मासी वो लोग कहाँ हैं? शुभ्रा समझ जाती है कि युवराज किनके बारे में पूछ रहा है। वो युवराज से कहती है, वो लोग अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। युवराज तुरंत कहता है, और अक्षय कहाँ है? शुभ्रा कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, पता नहीं, शायद वो भी अपने कमरे में ही होगा। शुभ्रा का जवाब सुनकर युवराज अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त युवराज के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो मन ही मन कहता है, सुहानी को राघव से मिलाने से पहले मुझे उस आलोक शर्मा की सच्चाई उसे बतानी होगी। युवराज को सुहानी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे पता था कि सुहानी अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है। जब उसे उनकी सच्चाई के बारे में पता लगेगा तो उसे बहुत हर्ट होगा। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी को ये सब कैसे बताए।
युवराज यही सब सोचते हुए अपने रूम के पास पहुंच जाता है। रूम में एंटर करते ही उसका मोबाइल बजने लगता है। युवराज अपना मोबाइल देखता है, ये उसी आदमी का कॉल था जिसने युवराज को राघव की इंफॉर्मेशन दी थी। युवराज कॉल पिक करके कहता है, हेलो। मोबाइल से उस आदमी की आवाज आती है, मी दीवान, आपने मुझे महेश सक्सेना के बैंक डिटेल्स पता करने के लिए कहा था, वो मैंने पता कर लिया है। युवराज सीरियस टोन में कहता है, हम। वो आदमी आगे कहता है, मी सक्सेना का कोई भी बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है। पिछले 11 साल से उससे कोई भी ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉल नहीं हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर युवराज चौंक जाता है और सोचता है, अगर मी सक्सेना का कोई बैंक अकाउंट एक्टिव ही नहीं है तो आलोक शर्मा को हर महीने 3 लाख कैसे मिल जाते हैं। युवराज थोड़ा सोचकर कहता है, और राघव के बैंक अकाउंट। ये सुनकर वो आदमी कहता है, यस मी दीवान, राघव का अकाउंट एक्टिव है। उसमें से बीच बीच में कुछ पैसे विड्रॉल होते रहते हैं। युवराज कहता है, क्या उसके अकाउंट से हर महीने 3 लाख रुपए निकाले जाते हैं। वो आदमी कहता है, नहीं मी दीवान, उस अकाउंट से बस 20-25 हजार ही निकलते हैं। उस आदमी की बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है, ये 3 लाख की क्या स्टोरी है। अब ये तो कल राघव से ही पता चलेगा। ये सोचते हुए युवराज शॉवर लेने चला जाता है। युवराज फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आता है और सुहानी और निशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि आज सुहानी को आलोक शर्मा की सच्चाई बता देगा। युवराज रूम के बाहर पहुंचकर डोर नॉक करता है। अंदर से निशा की आवाज आती है, प्लीज कम इन। निशा की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बिजी है। युवराज दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि निशा, सुहानी और विवेक बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तभी युवराज की नजर अक्षय पर पड़ती है। अक्षय भी उनके साथ बैठा था और बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था, मानो वो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हो। युवराज ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि अक्षय एक इंजीनियर था और उसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पसंद नहीं थी। अक्षय को वहां देखते ही युवराज डिसाइड करता है कि वो अक्षय के सामने सुहानी से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। रूम के अंदर वो सभी अपने डिस्कशन में इतने बिजी थे कि उनकी नजर युवराज पर नहीं जाती। अक्षय के बाद युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी किसी टीचर की तरह उन तीनों को हिस्ट्री के टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही थी। एक्सप्लेन करते हुए वो वही लाइंस रिपीट कर रही थी जो युवराज ने उन्हें कॉलेज में पढ़ाया था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी को युवराज की कही एक एक लाइन याद हो। और हर लाइन से पहले वो कहती है, युवराज सर ने क्लास में बताया था कि। युवराज सुहानी को इस तरह से पढ़ाते देखता रह जाता है और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। युवराज की ये स्माइल सुहानी से मिलने से पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं आती थी। युवराज को इस तरह सुहानी को देखने से बड़ा ही सुकून मिल रहा था। वो ऐसे ही खड़े होकर सुहानी को देख ही रहा था, तभी विवेक की नजर उस पर पड़ जाती है। विवेक फौरन बोल पड़ता है, युवराज सर। विवेक के ऐसा कहते ही सभी युवराज की तरफ देखते हैं और उसे देखकर बेड से उठने लगते हैं। युवराज उन्हें ऐसा करते देख कहता है, इट्स ओक, तुम लोग बैठे रहो। ये कहकर युवराज उनके पास जाता है। उनके पास पहुंचकर युवराज सीरियस टोन में कहता है, तो कौन सी टॉपिक चल रही है। युवराज के सवाल पर सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, तभी अक्षय एक्साइटेड होकर कहता है, 1857 रिवोल्ट। हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। युवराज अक्षय की तरफ देखकर कहता है, और तू कब से हिस्ट्री का स्टूडेंट बन गया। अक्षय कहता है, बस आज से ही। मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ाई करके हिस्ट्री का प्रोफेसर बन जाऊं। युवराज उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अक्षय युवराज की खिंचाई करते हुए कहता है, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या कि कहीं मैं प्रोफेसर बन गया तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। अक्षय की बात सुनकर सुहानी बिना कुछ सोचे कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप युवराज सर से बेहतर नहीं हो सकते। ही इज द बेस्ट। सुहानी के ऐसा कहते ही एक पल के लिए वहां खामोशी छा जाती है और सभी सुहानी को देखने लगते हैं। युवराज उसे देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कमरे के बाकी लोग उसे घूर रहे थे। सुहानी इससे नर्वस हो जाती है और अपनी नजरें झुकाकर कहती है, मेरा मतलब युवराज सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक मुस्कुराने लगते हैं। विवेक सुहानी की साइड लेते हुए कहता है, ये बात तो सही है, युवराज सर इज द बेस्ट। युवराज विवेक की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। युवराज सबसे कहता है, डिनर का टाइम हो गया है, मासी बुला रही है। ये कहकर युवराज रूम से बाहर आ जाता है। अगले दिन युवराज कॉलेज में अपने ऑफिस में बैठे हुए अपना काम कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आवाज सुनकर युवराज सीरियस हो जाता है, शायद उसे अंदाजा हो गया था कि दरवाजे पर कौन है। युवराज कहता है, कम इन। दरवाजे से सुहानी, निशा और विवेक अंदर आते हैं। वो अंदर आकर युवराज के सामने खड़े हो जाते हैं। विवेक कुछ नर्वसनेस के साथ कहता है, युवराज सर, आपने हमें बुलाया। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हम बैठो। युवराज की बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बिना देरी किए सामने रखी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। युवराज सुहानी की तरफ देखता है। वो भी नर्वस और क्यूरियस से युवराज को ही देख रही थी। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कहिए। निशा और विवेक भी उसी नजर से युवराज को देखने लगते हैं।
सुहानी के कहने पर युवराज अपने डेस्क का मॉनिटर उन तीनों की तरफ घुमा देता है। युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी, मैं चाहता हूं कि तुम ये वीडियो पूरा देखो। सुहानी कंफ्यूजन के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। सुहानी के हाँ कहने पर युवराज की बोर्ड से एक बटन प्रेस कर देता है और वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। ये वीडियो उसी रात का था जिस रात युवराज ने आलोक शर्मा से पूछताछ की थी। जैसे ही वो वीडियो स्टार्ट होता है, उसे देखकर सुहानी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो देखती है कि वीडियो में युवराज उसके पापा को टॉर्चर कर रहा है। सुहानी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वीडियो में जब युवराज आलोक शर्मा की आंखों के सामने चाकू की नोक रखता है, ये देखकर सुहानी गुस्से में अपने चेयर से उठ जाती है। वो युवराज पर बरसते हुए कहती है, युवराज सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की? आप उन्हें इतनी बुरी तरह से कैसे टॉर्चर कर सकते हैं? देखिए वो कितना डर गए हैं। निशा और विवेक भी युवराज को ऐसा करते देखकर दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। सुहानी यही शांत नहीं होती, वो लगातार युवराज को भला बुरा कहना शुरू कर देती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां शांत बैठा था। तभी सुहानी को एक लाइन सुनाई देती है जिसमें आलोक कहता है कि एक आदमी ने मुझे सुहानी को पालने के लिए कहा था और उसके बदले उसने मुझे हर महीने 3 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनते ही सुहानी खामोश हो जाती है और उसकी नजर युवराज से हटकर मॉनिटर पर आ जाती है। अब वो तीनों वहीं बैठकर उस मॉनिटर को देखने लगते हैं। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सुहानी के आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। वीडियो खत्म के बाद भी सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए वहीं बैठी रहती है। सुहानी दुखी थी, लेकिन निशा और विवेक शॉक्ड थे। उन्हें सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानते थे कि सुहानी अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है और आज उसे पता चला था कि उसकी फैमिली ने सिर्फ पैसों के लिए उसे अपने पास रखा था। और इतना ही नहीं, पैसों के लिए ही उसके पापा ने उसकी मेंटल कंडीशन बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगती है। कुछ देर बाद सुहानी खुद को संभालती है और युवराज से कहती है, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा और क्या क्या कह दिया। सुहानी अब अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। युवराज कहता है, मैंने तुम्हें ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, किससे? युवराज कहता है, वही आदमी जिसने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद युवराज सुहानी को राघव के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो वो जानता था। वो तीनों ये सब सुनकर काफी हैरान थे। युवराज आगे कहता है, हम अभी राघव से मिलने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। ये कहकर युवराज सुहानी और उसके दोस्तों को लेकर राघव के घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद युवराज उन सभी के साथ राघव के घर पहुंच जाता है। युवराज राघव के घर के दरवाजे पर नॉक करता है, तभी अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। युवराज बेझिझक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन सुहानी और उसके दोस्त थोड़ा संकोच के साथ अंदर जाते हैं। जब वो घर के लिविंग एरिया में पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं था। अगले ही पल राघव किचन से बाहर निकलते हुए लिविंग एरिया में आता है। उसकी नजर युवराज, सुहानी, निशा और विवेक पर पड़ती है। राघव को देखकर विवेक और सुहानी हैरानी से एक साथ बोल पड़ते हैं, रघु अंकल आप। ये कहते ही विवेक और सुहानी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुहानी इस वक्त कंफ्यूज लग रही थी, जबकि बाकी लोग सुहानी को हैरानी से देख रहे थे। राघव सुहानी के पास आता है और मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। सुहानी राघव को पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। निशा सुहानी से कहती है, सुहानी क्या तू इन्हें जानती है? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं। ये सुनकर विवेक कहता है, तो तुमने इन्हें रघु अंकल क्यों कहा? बचपन में मैं और शिवी मेरा मतलब तुम इन्हें रघु अंकल कहते थे। सुहानी कहती है, पता नहीं यार, मैंने इन्हें देखा और मुंह से निकल गया। राघव मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। जब आखिरी बार देखा था तब 7 साल की थी। जब राघव सुहानी और विवेक से अच्छे से मिल लेता है तब युवराज उससे कहता है, अब हमें वो बताओ जो बताने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है। सुहानी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ अंकल, मुझे भी जानना है कि उस वक्त हुआ क्या था। सुहानी की बात सुनकर राघव उस वक्त की याद करते हुए अपनी बात शुरू करता है। 11 साल पहले जब वो साया आजाद हो गया था, तब उसने अवंतिका भाभी का इस्तेमाल करके लोगों को मारना शुरू किया था। आखिर में उसने अवंतिका भाभी को ही मार दिया। अवंतिका भाभी की मौत के बाद उसने शिवी को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि शिवी के साथ भी वही सब हो रहा है जो अवंतिका भाभी के साथ हुआ था, तो महेश भाई साहब ने कई पंडित और तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन शिवी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैं भी कई तांत्रिकों से मिला था, उनमें से एक तांत्रिक से मुझे पता चला कि कैलाश पर्वत में कई सारे सिद्ध अघोरी अपनी साधना करते हैं। मुझे लगा शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं और मैं उनकी तलाश में कैलाश पर्वत के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे एक अघोरी के बारे में पता चला जो हमें उस साए से बचा सकते थे। ये सुनकर सुहानी राघव से कहती है, कौन थे वो अघोरी? राघव कहता है, ये वही अघोरी थे जिन्होंने 200 साल पहले उस साए को कैद किया था। CH-68 उस रात क्या हुआ था? सुहानी राघव से कहती है, कौन थे वो अघोरी? राघव उसे देखते हुए जवाब देता है, ये वही अघोरी थे जिन्होंने 200 साल पहले उस साए को कैद किया था। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
आज पहली बार युवराज के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। राघव ने अभी ऐसा कुछ कहा था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। युवराज अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? विवेक भी हैरानी से राघव को देखते हुए कहता है, हाँ अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस अघोरी ने 200 साल पहले उस साईं को कैद किया था, वो इतने सालों बाद भी जिंदा कैसे रह सकते हैं? राघव विवेक के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये बात मुझे कैलाश पर्वत के अघोरियों से मिलकर ही पता चली थी। कुछ साधक अपनी साधना से अपने शरीर की आयु वृद्धि को बहुत कम कर लेते हैं और वो बड़ी लंबी आयु तक जिंदा रहते हैं। वो अघोरी भी एक बहुत बड़े साधक थे, तभी तो उन्होंने उस साईं को कैद कर लिया था। सुहानी बड़े गौर से राघव की बातें सुन रही थी। वो उत्सुकता से कहती है, फिर क्या हुआ? राघव आगे कहता है, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलकर उन्हें शिमला लेकर आना चाहता था, ताकि वो उस साईं को फिर से कैद कर ले। मुझे उन तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और फिर एक दिन मैं उनसे मिल पाया। लेकिन ये कहकर राघव कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन क्या? निशा कहती है। राघव उस दिन को याद करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा भटकने के बाद आखिर मैं उस गुफा तक पहुंच ही गया था जहां वो अघोरी अपनी साधना में लीन थे। पूरा कैलाश पर्वत बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। वो गुफा भी बर्फ से ढकी थी और बिल्कुल सफेद दिख रही थी। गुफा के बाहर उस अघोरी के 2 शिष्य पहरा दे रहे थे। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन मैं सोच कर आया था कि मैं उनसे मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उस बर्फीली गुफा के बाहर खड़ा रहा। 5वें दिन उनका एक शिष्य बाहर आया और मुझे गुफा के अंदर ले गया। सभी राघव की तरफ बड़े गौर से देखते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। राघव उस बारे में बताते हुए उस वक्त में चला जाता है जब राघव गुफा के अंदर जा रहा था, तब वहां बहुत अंधेरा था। वहां बस एक मशाल जल रही थी जिससे वहां थोड़ी रोशनी थी। थोड़ा आगे चलने राघव गुफा के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि सामने एक बूढ़े आदमी एक बड़े से पत्थर पर आंख बंद किए पद्मासन में बैठे थे। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वो अपने ध्यान में मग्न है। उनके चेहरे पर इतना तेज था जितना राघव ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। उस अघोरी के एक शिष्य के इशारे पर राघव उनके सामने जमीन पर बैठ जाता है। वहां बैठते ही राघव के मन में वो सारी बातें चल रही थी जो वो अघोरी को बताना चाहता था। वो हर एक बात याद कर रहा था जिससे उससे कुछ भी छूट ना जाए। कुछ देर बाद वो अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी नजर सामने बैठे राघव पर पड़ती है। उनके आंखें खोलते ही राघव उनसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अघोरी कहते हैं, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वो उस बच्ची को नहीं छोड़ेगी। अघोरी की बात सुनकर हैरानी से राघव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ शिवी के लिए आया हूँ। अगले ही पल राघव अघोरी से प्रार्थना करते हुए कहता है, बाबा, आप तो उस साईं को रोक सकते हैं ना? प्लीज मेरे साथ शिमला चलिए और पहले की तरह उसे रोक लीजिए। राघव की बात खत्म होने पर अघोरी उससे शांत भाव से कहते हैं, मैं अब वहां नहीं जा सकता। ये सुनकर राघव उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगता है। अघोरी आगे कहते हैं, आज ठीक 15 दिन बाद मैं महासमाधि लेकर ये शरीर छोड़ दूंगा। इस कारण मैं आने वाले दिनों में अपना ये आसन छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। राघव अब उदास हो जाता है। शिवी के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी ये हालात देखकर अघोरी उससे कहते हैं, लेकिन अगर तुम 7 दिनों के भीतर उस बच्ची को यहाँ ले आओ तो मैं उसे उस साए के वश से मुक्त कर दूंगा। ये कहकर अघोरी फिर से अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। अघोरी की बात सुनकर राघव के मन में उम्मीद फिर से जाग जाती है। राघव उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत गुफा से बाहर चला जाता है। 7 दिनों के अंदर शिवी को वहां लाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन राघव 7वें दिन ही शिवी और मी सक्सेना के साथ कैलाश पर्वत की उस गुफा पर पहुंच जाता है। 7 दिनों के बाद राघव, मी सक्सेना और शिविका उसी गुफा के अंदर अघोरी के सामने बैठे थे। अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी नजर शिविका पर पड़ती है। अघोरी शिविका की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ आओ। शिविका वहां का माहौल देखकर काफी डरी हुई थी। वो अघोरी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मी सक्सेना के समझाने के बाद वो उनके पास चली जाती है। वो अघोरी शिविका के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो काफी देर तक इसी तरह शिविका के सर पर अपना हाथ रखे हुए थे। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और शिविका को वापस मी सक्सेना के पास जाने के लिए कहते हैं। शिविका तुरंत ही अपने डैड के पास जाकर उनकी गोद में बैठ जाती है। अघोरी राघव को देखते हुए कहते हैं, अब वो आत्मा इस बच्ची को अपने वश में नहीं कर पाएगी, लेकिन ध्यान रहे धीरे धीरे वो आत्मा और भी शक्तिशाली होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर से इस पर हावी होने की कोशिश करेगी। अघोरी की बात सुनकर शिविका के डैड मी सक्सेना घबराते हुए कहते हैं, बाबा, तब हम क्या करेंगे? अघोरी जवाब देते हैं, वो समय आने से पहले तुम्हें उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। मी सक्सेना उसी अंदाज में कहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं रोक सकते। अघोरी कहते हैं, हाँ, तुम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन ये बच्ची उसे रोक सकती है। लेकिन कैसे? राघव और मी सक्सेना एक साथ कहते हैं। अघोरी जवाब देते हैं, उस आत्मा को किसी ने जागृत किया है। उसे कैसे मुक्त करना है, ये बात अब ये बच्ची जानती है। समय आने पर इसे सब कुछ याद आता जाएगा, बस इसकी हिफाजत करना और इस पर भरोसा करना।
ये कहकर अघोरी अपनी आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो जाते हैं। ये बताते हुए राघव प्रेजेंट में आ जाता है। राघव की बात सुनकर सभी हैरानी से राघव को देख रहे थे। युवराज भी अब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों सुहानी ही उस साय से युवराज को आजाद कर सकती है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो उससे छूट रहा है। निशा, विवेक और सुहानी ये सब सुनकर शॉक्ड थे। कुछ देर बाद जब वो तीनों नॉर्मल होते हैं तो निशा राघव से कहती है, इसका मतलब सुहानी उस साय को खत्म कर सकती है। निशा के ये कहते ही विवेक भी बोल पड़ता है, क्या वो साया ये बात जानता है? उन दोनों की बातें सुनकर राघव कहता है, हाँ, सुहानी ही उस साय को मुक्त कर सकती है। और मुझे लगता है कि वो साया ये बात नहीं जानता, अगर वो जानता तो शिवी अब तक जिंदा नहीं होती। विवेक कहता है, तो फिर वो साया सुहानी पर ही बार बार अटैक क्यों करता है? राघव कुछ सोचकर कहता है, क्योंकि वो साया पहले भी शिवी के शरीर पर अपना कब्जा कर चुका है, शायद उसे शिवी की तरफ कोई खिंचाव महसूस होता हो। सुहानी ये सारी बातें बिना कुछ बोले शांति से सुन रही थी और युवराज उसे ही देख रहा था। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि सुहानी को ये सब सुनकर कैसा लग रहा है, और कहीं इससे उसकी मेंटल कंडीशन पर कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा है। कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी राघव से कहती है, अंकल, आपने अब तक नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। सुहानी के ऐसा कहते ही सभी फिर से सवालिया नजरों से राघव की तरफ देखने लगते हैं। राघव आगे कहता है, जब से हम कैलाश पर्वत से वापस आए थे तब से शिवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो पहले जैसे अजीब हरकतें नहीं करती थी। महेश भाई साहब हर वक्त शिवी को अपने साथ ही रखते थे जिससे वो हमेशा उसकी हिफाजत कर सके। हमें अच्छे से पता था कि शिवी ही इस शहर को उस साय से आजाद कर सकती है। और ये बात सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, मैं, महेश भाई साहब और विवेक के पापा विजय चतुर्वेदी। एक शाम हम एक मीटिंग के लिए शहर के दूसरे छोर पर गए थे। उस वक्त हमारे साथ विजय और शिवी भी थे। जब हम वापस आ रहे थे तभी एक जगह शिवी ने बौखलाहट के साथ महेश भाई साहब से कहा, पापा, यहाँ गाड़ी रोक दीजिए। भाई साहब ने शिवी की बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बस हम थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे। शिवी ने फिर से परेशान होकर कहा, पापा, कार रोक दीजिए, यहाँ कुछ है। शिवी के ये कहते ही भाई साहब को अघोरी की बात याद आ गई कि शिवी की बात का भरोसा करना। उन्होंने मुझे कार रोकने के लिए कहा। जैसे ही कार रुकी शिवी बिना कुछ बोले कार से बाहर जाने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि शिवी क्या कर रही है, लेकिन हम भी उसके साथ ही चलने लगे। तभी शिवी एक जगह पर रुक गई और जमीन की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, यहाँ कुछ है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि शिवी क्या कहना चाह रही है। हमने आसपास से कुछ सामान अरेंज करके उस जगह को खोदना शुरू किया। जब हमने काफी गहराई तक खुदाई की तब हमें वहां एक कलश मिला। वो कलश काले रंग का था और उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। जब हमने उसके ऊपर से वो काला कपड़ा हटाया तो हमने देखा कि उसमें किसी इंसान की अस्थियां रखी हुई थी। राघव की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बीच में नहीं टोकता। राघव आगे कहता है, हमें समझ नहीं आया कि शिवी को उन अस्थियों के बारे में कैसे पता चला और इन अस्थियों का करना क्या है। हमने इस बारे में शिवी से पूछा लेकिन उसे और कुछ भी नहीं पता था। हमें लगा कि शायद हमें उस कलश को सुरक्षित रखना चाहिए और हम उसे लेकर घर आ गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात हम काफी देर तक स्टडी रूम में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे। शिवी भी स्टडी रूम में ही सो रही थी। रात के 12 बजे थे। अचानक से घर की लाइट चली गई। हमें समझ नहीं आया कि घर में इन्वर्टर होने के बाद भी लाइट्स बंद कैसे हो गई। मैंने रोशनी के लिए अपने पॉकेट में रखा माचिस जलाया। जैसे ही माचिस जला उस रोशनी में मुझे अपने चेहरे के ठीक सामने वो काला साया दिखा और अगले ही पल किसी ने फूंक मारकर वो आग बुझा दी। ये देखकर मैं जोर से चीख पड़ा। मैंने चिल्लाते हुए महेश भाई साहब से कहा, वो साया यही है, हमें तुरंत शिवी को लेकर यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही भाई साहब शिवी की तरफ दौड़े और अंधेरे में ही उसे गोद में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागने लगे। घर से बाहर जाते ही उन्होंने शिवी को अपने कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। जैसे ही वो जाने वाले थे मैं भागते हुए उनके पास आया और उसी कार की पीछे की सीट पर बैठ गया। फिर भाई साहब ने कार स्टार्ट कर दी। हम शहर से बाहर की तरफ जाने लगे। तभी हमें पता चला कि वो साया हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारी कार बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन कभी उस कार के ऊपर से उसे मारने की आवाज आती तो कभी साइड से। शिवी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। कुछ ही देर में कार कंट्रोल से बाहर हो गई। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। शायद भाई साहब को यह एहसास हो गया था कि कार अब खाई में गिरने वाली है। उन्होंने शिवी के लेकर उस चलती हुई कार से बाहर कूदने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ स्टीयरिंग से चिपक गया है। उन्होंने अपना हाथ स्टीयरिंग से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा, राघव, तुम्हें शिवी को लेकर कार से बाहर कूदना होगा। मेरे बाद तुम शिवी की हिफाजत करना, वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि कार कभी भी खाई में जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। उस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने शिवी को पकड़ा और चलती कार से बाहर कूद गया। जैसे ही मैं कार से बाहर कूदा वो कार खाई में गिर गई और भाई साहब, ये कहते हुए राघव का गला भर आता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। सुहानी भी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है।
उसे पता चल जाता है कि जो सपना वो आज तक देख रही थी वो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसके पापा उससे हमेशा के लिए दूर हो गए हो। सुहानी की ये हालत देखकर निशा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। सुहानी को इस तरह से रोते देखकर युवराज को बहुत बुरा लग रहा था। वो सुहानी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि खुद जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। खुद को कंट्रोल करते हुए युवराज जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। कुछ देर यही सब चलने के बाद जब माहौल शांत होता है तो विवेक राघव से कहता है, तो क्या उस रात सुहानी को बचाने के बाद आप उसे कश्मीर ले गए और आपने ही सुहानी को कुछ सालों के लिए आलोक शर्मा को सौंप दिया? विवेक के इस सवाल पर सब फिर से राघव को देखने लगते हैं। राघव नामे सर हिलाते हुए हैरानी से कहता है, नहीं, मैं शिवी को कश्मीर लेकर नहीं गया था। उस रात के बाद मैंने उसे सीधा 11 साल बाद शिमला में देखा। CH-69 वो आदमी कौन था? विवेक राघव से पूछता है, तो क्या उस रात सुहानी को बचाने के बाद आप उसे कश्मीर ले गए थे और आपने ही सुहानी को कुछ सालों के लिए आलोक शर्मा को सौंप दिया? विवेक के ये सवाल करते ही सभी फिर से राघव की तरफ देखने लगते हैं। राघव नामे सर हिलाते हुए हैरानी से कहता है, नहीं, मैं शिवी को कश्मीर लेकर नहीं गया था। उस रात के बाद मैंने शिवी को सीधा 11 साल बाद शिमला में देखा। राघव के जवाब से सभी हैरान थे, सिवाय युवराज के। उसे कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि शायद राघव सुहानी को कश्मीर लेकर नहीं गया था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो हर महीने सुहानी की परवरिश के लिए 3 लाख रुपए दे सके। राघव का जवाब सुनकर सुहानी कहती है, अगर आप मुझे कश्मीर लेकर नहीं गए थे तो मैं कश्मीर कैसे पहुंची? राघव भी कंफ्यूज होकर कहता है, मैं नहीं जानता। राघव के जवाब देते ही निशा बोल पड़ती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते? निशा की बात खत्म होते ही विवेक भी हैरानी से कहता है, हाँ अंकल, आप ही वो आखिरी इंसान थे जो सुहानी के साथ थे। फिर आपको कैसे नहीं पता कि सुहानी कश्मीर कैसे पहुंची? राघव इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ये देखकर युवराज राघव से कहता है, तुम्हारे कार से बाहर कूदने के बाद क्या हुआ था? राघव उस पल को याद करते हुए कहता है, भाई साहब के कहने पर मैं उस कार से बाहर कूद गया था। वो कार 150 से ज्यादा स्पीड पर चल रही थी। शिवी को लेकर जब मैं उससे बाहर कूदा तब हम दोनों का सर एक पत्थर से टकरा गया था। इसके अलावा भी हमें बहुत चोटें आई थी। इतनी चोट आने के बावजूद मैंने शिवी को नहीं छोड़ा। शिवी तब तक बेहोश हो चुकी थी। मुझे सर के साथ साथ और भी कई जगह गहरी चोटें लगी थी, जिस वजह से मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे बस ये पता था कि शिवी मेरे पास थी। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से कोई बाहर निकला। अपने सर की चोट की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ये भी नहीं पता कि उस कार से कोई आदमी बाहर आया था या कोई औरत। वो बड़ी तेजी से मेरे पास आया और शिवी को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी तरफ से शिवी को अपने पास ही रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं घायल था। उसने शिवी को मुझसे छीन लिया और उसे उठाकर अपनी कार में लेकर चला गया। मैं बस अपनी धुंधली आंखों से उसे शिवी को वहां से लेकर जाते हुए देखता रह गया। कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और इस बात को 3 साल हो चुके थे। मैं 3 सालों तक कोमा में था। मुझे ये भी नहीं पता कि इस बीच मेरा इलाज किसने करवाया। पर ठीक होते ही मैं शिवी को ढूंढने निकल पड़ा। मैंने उसे पूरे हिमाचल में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। राघव की बात सुनकर युवराज कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन को देखते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो फोन लेकर बाकी लोगों से कुछ दूर चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। बात खत्म होने पर युवराज जब अपना फोन कट करता है तो उसका वो चेहरा, जो कुछ देर पहले सवालों से परेशान था, अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वो फिर से उन सभी के पास आता है और राघव से कहता है, अगर तुम उस रात के बाद सुहानी से मिले ही नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि सुहानी ही शिविका है? सुहानी भी राघव से यही सवाल करना चाहती थी। वो भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं ही शिविका हूँ? राघव उनके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, जिस रात तुम पहली बार शिमला आई थी, उसी रात मैंने तुम्हें बस स्टैंड पर देखा था। तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर तुम्हारी आंखें जो बिल्कुल भाई साहब जैसी है। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम ही शिविका हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया। उस रात जब तुम पैदल हॉस्टल की तरफ जा रही थी, जब उस साय ने तुम पर हमला किया और युवराज ने तुम्हें बचाया, मैं तब भी वहीं पर था। राघव के ये कहते ही सुहानी तिरछी नजरों से युवराज को देखती है और युवराज सुहानी से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर सुहानी हल्के से मुस्कुरा देती है। उसने कई बार युवराज से कहा था कि युवराज ने ही उस रात उसकी जान बचाई थी, लेकिन युवराज ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। आज उसकी ये चोरी पकड़ी गई थी। राघव आगे कहता है, मैंने कई दिनों तक शिवी पर नजर रखा तो मुझे पता चला कि सुहानी ही शिविका है और वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे पता था कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगी, इसलिए मैं शिवी के सामने नहीं आया, बस उसके आसपास रहकर उसकी हिफाजत की। लेकिन मैंने देखा कि कोई और भी था जो शिवी की हिफाजत कर रहा था। हर बार वो मुझसे पहले आकर शिवी को बचा लेता था। ये कहते हुए राघव युवराज की तरफ देखता है और युवराज राघव से अपनी नजरें फेर लेता है।
अब सभी को अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया था। सभी वहां शांत बैठे हुए सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी निशा परेशान होकर उठ जाती है। वो कुछ याद करते हुए कहती है, ओके फाइन, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 200 साल पहले किसी ने किसी औरत की आत्मा को जागृत किया था और वो आत्मा ये साया बनकर घूम रहा है। एक अघोरी ने उस साये को विशिंग वेल में कैद कर दिया। फिर कई साल बाद किसी ने फिर से उस साये को आजाद कर दिया। उस साये ने पहले सुहानी की मॉम को मारा और फिर उसके डैड को। रघु अंकल सुहानी को बचाने के लिए कार से कूद गए, लेकिन फिर कोई सुहानी को कश्मीर ले गया। उसने सुहानी को आलोक शर्मा को सौंप दिया और अब सुहानी वापस शिमला आ गई है, जो उस साये को खत्म कर सकती है। राइट, ये कहकर निशा सभी की तरफ एक एक करके देखने लगती है। सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। आगे विवेक कहता है, तो फिर वो आदमी कौन था जो सुहानी को कश्मीर लेकर गया था? विवेक की बात का जवाब देते हुए युवराज कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि वो कौन है जो मुझे शिमला से दूर कश्मीर लेकर चला गया और उसने इतने सालों तक मुझे पालने के लिए पापा को इतने सारे पैसे दिए? युवराज कहता है, ये साफ है कि जो भी तुम्हें वहां लेकर गया था वो तुम्हें उस साये से बचा रहा था। मतलब वो तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। शायद टाइम आने पर वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमें अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस साये को कैसे रोका जाए। दैट्स इट। युवराज की बात सुनकर सभी उससे सहमत होते हैं। युवराज राघव से कहता है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। युवराज के ऐसा कहते ही विवेक उसे टोकते हुए कहता है, नहीं, अभी नहीं। निशा कहती है, लेकिन क्यों? अब तो हम काफी कुछ जान चुके हैं। विवेक राघव को देखकर कहता है, आपके अब तक ये नहीं बताया कि उसने मेरे मम्मी पापा को क्यों मारा। विवेक के ये कहने पर राघव के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात बताना भूल गया हो। राघव कहता है, जिस शाम हमें वो अस्थियां मिली थी उस शाम हम विजय की कार में थे। वो अस्थियां तुम्हारे पापा के कार में रह गई थी। उस साये ने वो अस्थियां पाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था। क्या वो अस्थियां उस साये की थी? निशा कहती है। राघव जवाब देते हुए कहता है, ये बात तो केवल शिवी ही बता सकती है, लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राघव की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो सभी युवराज की कार से उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठे कार चला रहा था और बाकी के लोग कार में बैठे थे। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सभी इस वक्त राघव के बताए बातों के बारे में सोच रहे थे। सभी के मन में उस साये को लेकर अलग अलग सवाल और अलग अलग उलझने थी, जिनमें से कुछ का जवाब उन्हें मिल गया था लेकिन कुछ का मिलना बाकी था। अब वो चारों किसी न किसी तरह से उस साये से जुड़ चुके थे। उस साये को खत्म करने के लिए उनके पास अपने मकसद थे। किसी का मकसद खुद को आजाद करना था तो किसी का अपनों की मौत का बदला लेना। अब इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो सब उससे लड़ने के लिए तैयार थे। युवराज के घर पहुंचने के बाद भी वो सभी कहीं खोए हुए थे। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने डिनर भी बिना मन के किया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें ऐसे देखकर अक्षय और शुभरा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। डिनर करने के कुछ देर बाद युवराज अपने घर की छत पर आता है। आज चांदनी रात थी और चांद की रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। उसी रोशनी से आज युवराज के घर का छत भी रोशन था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छत पर आते ही युवराज का परेशान मन थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ आगे बढ़ने पर युवराज देखता है कि छत के दूसरे हिस्से पर कोई खड़ा है। वो और कोई नहीं सुहानी थी, जो छत से शिमला के घने जंगल को देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस वक्त युवराज सुहानी के पीछे था और सुहानी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो युवराज के आने की आहट नहीं सुन पाती। युवराज सुहानी के पास आकर रुक जाता है। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो फिर से उसी जंगल की तरफ देखने लगती है। युवराज भी जंगल को देखते हुए कहता है, क्या ये जंगल तुम्हें डरावना नहीं लग रहा? सुहानी उसी तरफ देखते हुए कहती है, लग रहा है। युवराज कहता है, बचपन में मॉम कहती थी कि अगर रात में सोने से पहले कोई डरावनी चीज देखो तो वही चीज हमारे सपनों में भी आती है। सुहानी फेक स्माइल के साथ कहती है, मेरे सपने इससे भी ज्यादा डरावने होते हैं। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज जंगल से अपनी नजरें हटाकर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी अब भी उसी जंगल की तरफ ही देख रही थी। युवराज की नजर सुहानी पर रुक जाती है। उस चांदनी रात की रोशनी में सुहानी का चेहरा और भी मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन उस मासूम चेहरे पर परेशानी भरे शिकन युवराज साफ देख पा रहा था। वो सुहानी की हर परेशानी दूर कर देना चाहता था, लेकिन इस वक्त ये उसके बस में नहीं था। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी अपनी नजरें युवराज पर लाकर कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज से 6 महीने पहले मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड थी। फिर मैं शिमला आई और आपसे मिली। फिर मुझे पता चला कि मैं इतने सालों से जिस परिवार को अपना समझ रही थी वो मेरा। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज सुहानी के करीब आकर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है। युवराज को इस तरह अपने करीब आते देख सुहानी भी उतनी ही तेजी से अपने कदम पीछे करने की कोशिश करती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है।
अगले ही पल युवराज अपने दूसरे हाथ से सुहानी की कमर पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। इस वक्त युवराज और सुहानी एक दूसरे के बहुत करीब थे। युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर था और दूसरे हाथ की एक उंगली उसके होठों पर। सुहानी और युवराज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक दूसरे के इतने करीब होने की वजह से उनके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। युवराज धीरे धीरे सुहानी के और करीब आने लगता है। जैसे जैसे युवराज आगे बढ़ रहा था सुहानी की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो चाहकर भी युवराज को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब युवराज उसके चेहरे के इतना नजदीक आ जाता है कि उनके चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। युवराज और आगे बढ़ता है और अपना चेहरा सुहानी के कान के पास ले जाता है। युवराज सुहानी के कान में धीरे से कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली या अपने परिवार की सच्चाई के बारे में सोच समझकर कुछ कहना चाहिए। अगर कोई और तुम्हारी सच्चाई जान जाता है तो उससे तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी की जान में जान आती है। उसे नहीं पता था कि युवराज उससे ये कहने के लिए उसके इतने पास आ रहा था, वो तो कुछ और ही समझ रही थी। सुहानी अब भी युवराज की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। युवराज धीरे धीरे पीछे हटते हुए पहले सुहानी के होठों से अपनी उंगली हटाता है और फिर उसकी कमर से अपना हाथ। ये सिचुएशन उन दोनों के लिए इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि उनका वहां एक साथ खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ये देखकर युवराज वहां से जाने लगता है। उसे जाते देख सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर। ये सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े कहता है, हम। सुहानी कहती है, आप हमें अपने घर क्यों लाना चाहते थे? युवराज सुहानी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या मतलब? सुहानी अपने कदम युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कॉलेज मैनेजमेंट ने हर लड़की को हॉस्टल दिलाया सिवाय हमारे। पूरे शिमला में कोई भी हमें रूम नहीं देना चाहता था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सुहानी गहरी सांस भरते हुए आगे कहती है, आप हमें अपने घर क्यों लेकर आना चाहते थे? युवराज पहले से जानता था कि सुहानी ये बात जरूर समझ जाएगी, लेकिन उसके पास सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। CH70 दीवान विला में साया। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, आप हमें अपने घर लेकर क्यों आना चाहते थे? सुहानी की बात सुनकर युवराज उसकी आंखों में देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सुहानी युवराज के जवाब का इंतजार कर रही थी। युवराज किसी एक्सप्रेशन के कहता है, गुड नाइट। ये कहकर वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी युवराज को वहां से जाते हुए देखती रह जाती है। तभी युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हें भी अब अपने रूम में चले जाना चाहिए। इतनी रात तुम्हारा इस तरह छत पर रहना सेफ नहीं है। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। उसे जाते देख सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं मानेगी कि इन्हें मेरी फिक्र है। ये कहकर सुहानी भी नीचे आ जाती है। नीचे आकर सुहानी अपने कमरे के अंदर जाती है। वो देखती है कि विवेक उसी के कमरे में है और वो निशा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है। सुहानी उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? सुहानी की बात सुनकर विवेक और निशा की नजर उस पर जाती है। निशा शिकायत भरे लहजे में कहती है, सुहानी, तू कहाँ थी यार? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। विवेक भी सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी उन दोनों से अपनी नजरें हटाकर कहती है, मैं बस छत पर थी। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक कंफ्यूज हो जाता है, जबकि निशा की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, छत पर अकेली थी या युवराज सर के साथ? निशा की बात सुनकर सुहानी शर्माने लगती है और नॉर्मल एक्ट करते हुए कहती है, वो मतलब युवराज सर तेरे साथ थे? निशा झट से कहती है। ये सुनकर विवेक सुहानी के पास आता है और अपने कंधे से उसके कंधे को टकराते हुए कहता है, क्या बात हुई? सुहानी का चेहरा अब शर्म से लाल हो जाता है। वो उन दोनों से दूर जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं हुई, बस वो आए और चले गए। ये सुनकर निशा और विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए एक साथ कहते हैं, वो कौन? सुहानी उन दोनों से कहती है, बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम दोनों बात क्या कर रहे थे। अब विवेक और निशा सीरियस हो जाते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, सुहानी मुझे एक बात बताओ। सुहानी भी सीरियस होकर कहती है, हाँ पूछो। विवेक कहता है, क्या तुम हमेशा से ही अपनी आगे की पढ़ाई सेंट थॉमस कॉलेज से ही करना चाहती थी? सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं यार, मैं तो अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहती थी। ये सुनकर निशा कहती है, तो फिर तू शिमला क्यों आ गई? सुहानी कहती है, यहाँ की मार्केटिंग टीम के कारण। मार्केटिंग टीम? विवेक मुंह बनाते हुए कहता है। सुहानी कहती है, हाँ मार्केटिंग टीम। जब मैं स्कूल के लास्ट ईयर में थी, तब से ही यहाँ की मार्केटिंग टीम हमें बार बार कॉल करके इस कॉलेज में आने के लिए कन्विंस करती रहती थी। एक लेडी थी जो बिल्कुल हमारे पीछे ही पड़ गई थी, इसलिए मैंने यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही दे दिया था। लेकिन तो मुझे DU जाना था, मैंने तो वहाँ का एंट्रेंस भी पास कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गई तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता और मुझे वापस आना पड़ा। जब मैं वापस कश्मीर गई तो मुझे पता चला कि सेंट थॉमस कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो फिर मैं यहाँ आ गई। इसी वजह से तो मुझे कॉलेज ज्वाइन करने में 3 महीने लेट हो गया था। निशा सुहानी की बातों से कन्विंस हो जाती है, लेकिन विवेक उससे असहमत होकर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहानी कंफ्यूजन के साथ कहती है, क्या नहीं हो सकता? विवेक सुहानी और निशा को समझाते हुए कहता है, सेंट थॉमस कॉलेज पूरे हिमाचल प्रदेश का बेस्ट कॉलेज है।
यहाँ एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लगी होती है। यहाँ एडमिशन या तो मेरिट पर मिलता है या बहुत बड़ा डोनेशन देकर। इस कॉलेज को मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, ये खुद में एक ब्रांड है। इस कॉलेज की कोई मार्केटिंग टीम है ही नहीं, तो तुम्हें कॉल कौन करता था? विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से विवेक को देखने लगती है। निशा भी कंफ्यूज होकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो वो औरत कौन थी जो तुझे मार्केटिंग के नाम पर कॉल करती थी? सुहानी ये सब जानकर किसी गहरी सोच में डूब जाती है और कुछ देर बाद घबराहट के साथ विवेक से कहती है, इसका मतलब ये सब? विवेक पूरे कॉन्फिडेंस से सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, यस, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ये सुनकर सुहानी दंग रह जाती है, लेकिन निशा अभी भी कंफ्यूज थी। वो परेशान होकर कहती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या कह रहे हो। विवेक निशा को समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी कि जब वो साया रघु अंकल और शिवी को मरने की हालत में छोड़कर चला गया था, तब कोई आकर शिवी को उस साय से दूर कश्मीर ले गया और 11 साल बाद फिर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सुहानी को वापस शिमला आना पड़ा। अब सुहानी और निशा भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। निशा विवेक से कहती है, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि जो आदमी सुहानी को कश्मीर लेकर गया था, वही आदमी सुहानी के वापस शिमला आने के लिए भी जिम्मेदार है? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, विवेक कहता है। सारी बातें सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन वो है कौन जो उस रात मुझे यहाँ से लेकर गया था? क्या वो भी रघु अंकल की तरह ही पापा का कोई करीबी होगा? विवेक कहता है, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बहुत पावरफुल है, वरना किसी भी इंसान की दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी पहुंच नहीं हो सकती कि वो एक स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल करा सके। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे भी लगता है कि वो पक्का सुहानी के पापा मी सक्सेना का कोई करीबी होगा। वैसे भी मी सक्सेना खुद भी काफी पावरफुल थे, तो उनकी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से रही होगी। हो सकता है उन्हीं में से कोई तुम्हें उस साय से बचा रहा हो। विवेक कहता है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुहानी विवेक से पूछती है। विवेक समझदारी से जवाब देता है, अगर वो इंसान चाहता तो तुम्हें कुछ साल पहले या कुछ साल बाद यहाँ लेकर आ सकता था, लेकिन अगर वो तुम्हें इसी समय यहाँ लेकर आया है तो इसकी भी कोई बड़ी वजह होगी। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ वो आदमी ही दे सकता है। विवेक की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और कमरे में खामोशी छा जाती है। रात के 3 बजे थे। युवराज का घर बिल्कुल शांत था। वहां सभी लोग सो चुके थे और घर के बहुत से हिस्से में अंधेरा था। विवेक और अक्षय अपने रूम में सो रहे थे, तभी उनके कमरे की खिड़की से वो साया उनके कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। वो साया धीरे धीरे विवेक की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में वो विवेक के एकदम करीब आ जाता है, लेकिन वो इससे आगे विवेक की तरफ नहीं बढ़ पाता। विवेक के गले में वो रुद्राक्ष अभी भी था, जिसके कारण वो साया विवेक को छू भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वो साया बेड के दूसरी तरफ अक्षय के पास जाता है। अक्षय भी विवेक की तरह गहरी नींद में सोया था। वो साया कुछ देर अक्षय के ऊपर हवा में ही रहता है और फिर उस कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो साया सुहानी और निशा के कमरे में जाता है। निशा और सुहानी एक ही बेड के 2 सिरों पर गहरी नींद में सोए हुए थे। वो धीरे धीरे सुहानी के करीब जाता है और उसके ऊपर उससे 1 फीट की दूरी पर हवा में उड़ने लगता है। वो साया हवा में सुहानी के ऊपर ऐसे था कि उसका चेहरा सुहानी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। वो साया अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी के चेहरे को छूने लगता है। उसके छूते ही सुहानी को किसी गलत चीज के उसे छूने का एहसास हो जाता है और उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगती है। लेकिन सुहानी नींद से नहीं जागती। वो साया धीरे धीरे सुहानी के करीब जाने लगता है, जैसे वो फिर से उसके शरीर में प्रवेश करने वाला हो। जैसे जैसे वो साया सुहानी के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। जब वो साया सुहानी के एकदम करीब पहुंच जाता है, वैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वो साया रुक जाता है और युवराज रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही युवराज देखता है कि वो साया हवा में सुहानी से बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। ये देखते ही युवराज का खून खौल जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है। वो साया अभी भी सुहानी के ऊपर रुके हुए युवराज की तरफ देखता है। युवराज उसी गुस्से से उस साय को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से उस साय को वार्निंग दे रहा हो, पर वो साया वहां से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। ये देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। गुस्से में उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे लाल होने लगती है। उस अंधेरे कमरे में युवराज की चमकती लाल आंखें उस साय को गुस्से से घूर रही थी। युवराज की आंखें देखकर वो साया सुहानी के ऊपर से हटकर हवा में ही उड़ते हुए युवराज के सामने आने लगता है। जैसे ही वो युवराज के सामने आ जाता है, युवराज गुस्से में कहता है, हमारे बीच समझौता हुआ था, तुम इस घर में किसी का शिकार नहीं करोगी। युवराज की बात सुनकर वो साया उसके चेहरे के और पास आकर गुर्राने लगता है, लेकिन युवराज एक कदम भी पीछे नहीं हटता। अब उसकी आंखें और भी लाल होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उस साय को गुर्राते देख युवराज आगे कहता है, अगर तुमने इस घर में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। युवराज के ऐसा कहते ही वो साया गुर्राते हुए युवराज के और भी करीब आता है, फिर अगले ही पल उस कमरे की खिड़की से बाहर चला जाता है। उस साय के घर से बाहर जाते ही युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें खोलता है। अब युवराज के आंखों की पुतलियों का रंग फिर से नॉर्मल हो गया था।
आंखें खोलते ही युवराज की नजर बेड पर जाती है। निशा और सुहानी अभी भी नींद में थे। निशा अपने साइड पर आराम से सो रही थी, जबकि सुहानी बेचैनी से छटपटा रही थी। युवराज धीरे धीरे सुहानी के पास जाता है और उसके सिरहाने पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसके करीब जाकर धीरे से कहता है, शश, सब ठीक है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। वो कुछ देर तक उसी तरह सुहानी को करीब से देखता रहता है। फिर सुहानी और निशा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रॉबिन बहुत हड़बड़ी में दीवान विला के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही वो सीधा स्टडी रूम तरफ बढ़ जाता है। युवराज अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। रॉबिन उस कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, मे आई कम इन सर। युवराज अपनी नजर फाइल पर रखे हुए कहता है, हम। रॉबिन आगे बढ़कर युवराज के डेस्क के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहना शुरू करता है, युवराज सर, हमें हर दिन 20 से 25 कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। युवराज अपने हाथों में रखे फाइल को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ सुहानी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। रॉबिन घबराते हुए कहता है, लेकिन सर, वो आपके डैड हैं और कब से आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज अपनी नजर ऊपर उठाकर उसे घूरने लगता है। रॉबिन हकलाते हुए आगे कहता है, सर, यहाँ सुहानी मैडम के साथ हम सब है, और अगर आप चौपट से निकल जाते हैं तो रात होने से पहले यहाँ वापस भी आ जाएंगे। रॉबिन की बात सुनकर युवराज कुछ सेकंड्स तक सोचता है, फिर अपनी चेयर से उठकर स्टडी रूम से बाहर जाते हुए कहता है, चलो अभी। रॉबिन युवराज के पीछे पीछे चलने लगता है। युवराज अचानक से रुक जाता है और रॉबिन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। युवराज की बातें सुनकर डर से रॉबिन के पसीने छूटने लगते हैं। ये कहकर युवराज आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद युवराज अपने ऑफिस के सामने वाले ग्राउंड में खड़े चौपर पर बैठता है और वहां से चला जाता है। उस ग्राउंड से कुछ दूर समायरा खड़ी थी, जो युवराज को जाते देख मुस्कुरा रही थी। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये क्या युवराज दीवान, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर चले गए। इधर युवराज दिल्ली सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा था। तभी युवराज का असिस्टेंट जेल से परमिशन लेकर उसके पास आता है और युवराज जेल के अंदर चला जाता है। उस जेल के अंदर अंधेरा था, केवल कुछ पॉइंट्स पर लाइट्स जल रहे थे। युवराज आगे बढ़ते हुए यशवंत के सेल तक पहुंच जाता है। युवराज को देखकर यशवंत पहले तो चौंक जाते हैं और फिर उठकर उसके पास जाते हैं। अब उस रोड वाले दरवाजे के एक तरफ यशवंत था और दूसरी तरफ युवराज। यशवंत युवराज को मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहते हैं, तो युवराज दीवान, अपने डैड को जेल भेजकर कैसा लग रहा है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आप यहाँ मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हैं क्योंकि आपने 1000 लोगों की किडनैपिंग की थी। युवराज का जवाब सुनकर यशवंत कहते हैं, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। आज आए हो तो जरूर इसकी कोई न कोई वजह होगी। युवराज कहता है, हाँ, वजह है। मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। यशवंत क्यूरियस होकर कहता है, कैसा सवाल। युवराज यशवंत की आंखों में देखते हुए कहता है, उस रात आप सुहानी को कश्मीर लेकर क्यों गए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी साया ए कर्स्ड लव स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।